मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ही आता है तो सबसे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए क्या फैमिली है, मुझे बताइए फंक्शनल ग्रुप क्या है, और इसी चैप्टर में इसको एनसीईआरटी ने क्यों रखा है। डबल बॉन्ड ओ एल्डिहाइड में था, कीटोन में था, उनको हमने पूरा पूरा एक साथ पढ़ा। लेकिन सी डबल बॉन्ड ओ इसमें भी है, एसिड और उसकी फैमिली में, तो इस चैप्टर में डाल दिया, बट हमने साथ साथ नहीं पढ़ा। इवन कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने टेस्ट भी साथ साथ नहीं लिया कि रिएक्शन सेम नहीं है, बिल्कुल भी सेम नहीं है, और उसकी वजह भी पता लगेगी। दिस इज नॉट कार्बोनिल ग्रुप। आपको बताया जब एक ही कार्बन पे दो फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, प्लीज डू नॉट कंसिडर इट मिक्सचर ऑफ बोथ, कि ये पक्का अल्कोहल की कुछ तो प्रॉपर्टी दिखा देगा, कोई तो कीटोन का डीएनपी सीएनपी टेस्ट दे देगा। नो, व्हेन वन कार्बन कंसिस्ट ऑफ टू फंक्शनल ग्रुप इट मेक्स अ न्यू फंक्शनल ग्रुप, ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो इस बात पे अगर मैं चलूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होते हुए भी कार्बोनिल की एक भी प्रॉपर्टी नहीं देगा। ये एक भी, कोई एक देगा भी तो हम एंड में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज इनके नोमेनक्लेचर पे, इस पे काफी दिक्कत आपको आती है। आपको याद हो एक क्वेश्चन मैंने शायद आपके मॉक टेस्ट से काटा था जिसमें एडिपिक एसिड लिखा हुआ था, मुझे काटना पड़ा था, वरना अगर वो मैंने थोड़ा सा ले लिया होता तो मैं ले भी सकती थी उसको, बट अब आपको समझ आएगा क्यों काटा गया था। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नेम है, इतने हिस्से को कर दो ओइक एसिड। इस पे मैंने एक मिनट भी नहीं लगाना क्योंकि नॉमेनक्लेचर में सारा करा चुकी, और हर बार नॉमेनक्लेचर कराते वक्त हमने क्या देखा है, एसिड तो मेन बॉस है, वहां से तो नंबरिंग शुरू होनी है, उसका तो कोई प्रीफिक्स भी नहीं है, उसके लिए तो तुमको सीधे ओइक एसिड लगाना है। तो ये हर चैप्टर में ओइक एसिड तो हमने साथ चलाया है जब से हमने ऑर्गेनिक शुरू की। तो अब इसका नाम हुआ ओइक एसिड। ओइक एसिड डज नॉट इन्वॉल्व कार्बन, ओइक एसिड इन्वॉल्व ओनली दिस रेड बबल। ये है मेरे पास ओइक एसिड, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, इथेनोइक एसिड। इसमें अब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आ जाते हैं उसके फैमिली मेंबर्स, उसके डेरिवेटिव्स। अगर आप इस OH को हटा के कोई भी हेलोजन लगा दो, इट विल गिव अ न्यू फंक्शनल ग्रुप, दैट इज एसिड हेलाइड। रोजनमुंड हो या कुछ हो, आपने एसिड हेलाइड पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने उस OH की जगह NH2 लगा दिया तो बन जाता है एसिड अमाइड। CN नाइट्राइल के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बनता था और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता था, आपको पहचान है, राइट। और भी आपको पता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन अमीन्स का, उसमें भी अमाइड लिया हुआ है। सो ये नए नहीं है, इसीलिए मेरे लिए इसको खींच बहुत आसान है, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा टुकड़ा तो पता है इनके बारे में, ठीक है। देन कम्स, अगर मैं इस OH की जगह पूरा OR, ईथर ग्रुप कह दो इसको, कहने को तो कह सकते हैं, ईथर और कीटोन एक साथ ले आए तो क्या बन गए, एस्टर। इसी तरह से अगर मैंने इसमें अगर आप देखें तो ये क्या बना है मेरे पास, एस्टर। अब इस एस्टर में ये आर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं होनी चाहिए कि जैसे ईथर में दोनों आर सेम भी हो सकते थे, डिफरेंट भी हो सकते थे, सेम गोज फॉर ईस्टर। तो ये एस्टर, ये मेरे पास ये 3 डेरिवेटिव आ गए। एनहाइड्राइड में अगली उस पर लेना चाहूंगी, बट आप सबको एसिड और उसके 3 डेरिवेटिव समझ आ गए। हर एक में सी डबल बॉन्ड ओ है, और एल्डिहाइड कीटोन में भी सी डबल बॉन्ड ओ था, इसीलिए शायद इसको इस चैप्टर में रखा। प्रॉपर्टी में रत्ती भर सिमिलैरिटी नहीं है, रत्ती भर सिमिलैरिटी नहीं, शायद ये अल्कोहल से थोड़ा मैच कर जाएं, बट ये एल्डिहाइड कीटोन से नहीं मैच करते। तो एक दो क्वेश्चंस में आपने टेस्ट में ये बात को भूल गए कि इसका सी डबल बॉन्ड ओ, अगर सी डबल बॉन्ड ओ होता तो मैंने पढ़ाया होता। अब आते हैं इसके कॉमन नेम्स पर। फॉर्मिक एसिड, मैंने इस तरह के क्वेश्चन डीपीपी में डाले नहीं बच्चों कि जो मतलब इंसेक्ट बाइट, स्पेशली एंट की बाइट में कौन सा एसिड होता है, मीथेनोइक एसिड, ये क्लास 10th वगैरह की थी। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। मैं ऐसे क्वेश्चन आप पे छोड़ रही हूँ, आपकी जनरल नॉलेज पे छोड़ रही हूँ, वो मैंने डीपीपी में नहीं डाले, ठीक है। साथ साथ आपको एक्सपोजर देते जाएंगे जहां जरूरत पड़ी, जहां मुझे याद आया। तो फॉर्मिक एसिड क्या होगा, HCOOH। अब ऑफ कोर्स इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, मीथेनोइक एसिड। ये आ गया आपका एसिटिक एसिड। यहां तक मेरे को, मुझे नहीं लगता आपको नोट भी करना चाहिए, मतलब ये अपने दिमाग पे थोड़ा इतना तो भरोसा रखो कि ये दोनों फॉर्मिक और एसिटिक तो नहीं नोट करें, भरना है हमने इसी पे। ये 2 कार्बन के हर चीज को एसिड बोला गया है। पॉइंट आता है आइसोब्यूटायरिक एसिड, इसमें भी बता दिया। आइसोब्यूटायरिक मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन का ऐसा कंस्ट्रक्शन मेरे को देना है जिसमें सेकंड कार्बन पे ब्रांच हो।
तो सेकंड कार्बन पे अगर ब्रांच आती है उसको कहते हैं आइसो। मैं आइसोब्यूटाइल भी बोलती तो क्या दिक्कत होती, ब्यूटाइल में आप शायद इस सी के साथ एच लगाने लग जाते। ब्यूटायरिक बोला है, कॉमन नेम के पीछे खास लॉजिक होते नहीं है। ब्यूटायरिक बोला है मतलब 4 कार्बन तो इन्वॉल्व है। एसिड बोला है मतलब OOH होगा। और आइसो बोला है मतलब, आइसो का मतलब क्या है, सेकंड नंबर के कार्बन पर एक ब्रांच का होना। क्लियर है इतना सबको? नीचे देखिए हमारे इंटरेस्ट का क्या है, तो बहुत जरूरी है। कार्बलाइलिक एसिड, इसको कार्ब और एलाइलिक कर सकते हो आप लोग। कार्ब एलाइलिक एसिड, कोई मतलब नहीं है इसका नाम से कि मैं इस नाम से कोई स्ट्रक्चर निकाल लूंगी, नहीं। इसमें क्या बोला गया है, ये इसका आईयूपीएसी अगर मेरे से पूछ लिया जाए, आपने देखा है एल्डिहाइड कीटोन में सेम पूछा गया है एनसीईआरटी में, तो उसी का काउंटर पार्ट मैंने, चैप्टर तो सेम है, उसी का काउंटर पार्ट मैंने एसिड का दिया। अब मेरे पास ये एक एसिड आया, इसका आईयूपीएसी नेम देने चलती हूं मैं। मुझे पता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, COOH, इसी को 1 देना पड़ेगा। मैं इन तीनों COOH को एक चेन में नहीं ला पा रही। वी हैव डन सेम फॉर एल्डिहाइड ऑल्सो, फॉर C ट्रिपल बॉन्ड N ऑल्सो। आपको एक जैसे फंक्शनल ग्रुप को एक जैसा ट्रीटमेंट देना कंपलसरी है। जब आपने इनको एक जैसा ट्रीटमेंट देना है, यू कैन नॉट लीव समबडी एज ब्रांच एंड टू एज मेन चेन। तो अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं कोई बचा। तो आप क्या करोगे, लाइक वी डिड प्रीवियसली। आई नो बहुतों को आता है, बट मेरे को सबको साथ अगर लेके चलना है तो मैं एक बार बता दूं, क्योंकि अब आखिरी है, अब ऑर्गेनिक खत्म हो रही है, एक क्लास के बाद वी विल बी सेइंग बाय बाय टू दिस लाइन। सो उससे पहले मैं एक बार और बता दूं आपको, मेरी मजबूरी है, अब मेरे को 3 कार्बन की चेन लेनी पड़ेगी। तीनों को ब्रांच बना दो, तुम तीनों को वर्ड रूट में तो ला नहीं सकते, तो तीनों को ब्रांच। तो तीनों को ब्रांच बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रोपेन मैंने दे दिया, प्रोपेन 3 कार्बन की चेन है। उसके बाद 3 COH टंगे हुए हैं। तो जैसे 3 CHO के लिए कोई मेरे को बताएगा स्पेशल सफिक्स क्या बोरो किया था निहारिका, कार्ब एल्डिहाइड। तो यहां क्या ले आऊंगी, कार्बोक्साइलिक एसिड, पूरा नाम उठा लाई। जैसे उधर कार्ब एल्डिहाइड था, ऐसे ही इधर कार्बोक्साइलिक एसिड। तो 1 2 3 ट्राई कार्बोक्साइलिक एसिड विल बी माय IUPAC name, including a borrowed special suffix from some other system. तो अब IUPAC name को, तो मेरे पास शायद इतना ही कंटेंट हो इसके अंदर, खास नहीं। सबसे मुश्किल मैंने ले लिया क्योंकि हर जगह ग्रुप बॉस बनना है। बाकी रिएक्शंस के थ्रू मैं आपसे नाम पूछती रहूंगी, प्रोडक्ट्स के नाम पूछती रहूंगी, आपको आदत पड़। एक बार और आती है कॉमन नेम्स की। मेरे को कॉमन नेम कुछ याद कराने, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आए तो आपको ऑक्जेलिक एसिड मिल जाएगा, फॉर्मूला खुद सोचना पड़ेगा। +1 तक तो हम देते रहे। अगले उसमें आप बायोमोलिक्यूल्स में देखेंगे, वहां आपको ग्लूकोज के लिए कुछ एल्डिहाइड कीटोन वगैरह की बात करेंगे, एसिड्स की, वहां आपको मदद लगेगी। तो आपको कहीं पे भी एडिपिक एसिड आ जाएगा, वो तो आपने देख ही लिया। सक्सिनिक एसिड आ जाएगा, मेलिक एसिड आ जाएगा। तो वो आपको कि अब मैं ये क्वेश्चन नहीं दे पा रही थी पिछले कुछ टाइम से कि एडिपिक एसिड को दोगे तो क्या बनेगा, मैलिक एसिड को ये दोगे तो क्या बनेगा, जबकि आपका है कि एडिपिक एसिड के अमाइड का हॉफमैन ब्रोमाइड करो। एडिपिक एसिड के अमाइड का अगर आप हॉफमैन ब्रोमाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बस कोई बता दे एडिपिक एसिड क्या होता है, आप उसका अमाइड बना दोगे और उसका हॉफमैन ब्रोमाइड करके मेरे को एक प्राइमरी मीन दे दोगे। वो क्वेश्चन मेरे रुके पड़े थे अब तक, इसीलिए इस डीपीपी की लेंथ इतनी लंबी हुई है। पिछले अल्कोहल से जो चैप्टर मैंने इस वजह से रोके हुए थे, मेरे को वो सारे लाने पड़ेंगे। सो उसके लिए कॉमन नेम में अगर आपको याद कराऊं तो मैंने अपने लिए कुछ इस तरह से खुद के लिए, एनसीईआरटी है ये, मैं एनसीईआरटी से भी एक कुछ नहीं ले रही, जब लूंगी बताऊंगी, आज तो कुछ भी नहीं है एनसीईआरटी से बाहर। मैंने अपने लिए सीक्वेंस याद कर ली, OMS GA, कैसे भी आप इसको याद करो, व्हाटसोएवर इज योर वे, डू इट। आपकी जो भी इसमें न्यूमरोलॉजी लगे, जो इसमें न्यूमोनिक्स लगे, लगाइए, आपको ये याद करनी चाहिए। O स्टैंड्स फॉर ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप एक साथ लगे। M स्टैंड्स फॉर मैलिक एसिड, उसमें बीच में एक CH2, यानी ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं सारे, बीच में क्या आ गया, एक CH2। कोई कह सकता है ये 2 कार्बन का, कोई कह सकता है ये 3 कार्बन का। देन सक्सिनिक एसिड, बीच में एक और CH2, एक एक कार्बन बढ़ता जा रहा है बीच में। इसी प्रोसेस से मैंने इस सीक्वेंस को लिखा है, इस सीक्वेंस को मैं बदल नहीं सकती। व्हाई? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, ऑल आर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ऑक्जेलिक एसिड है, ये मेरे पास मेलिक एसिड है, ये मेरे पास सक्सिनिक एसिड है, ये मेरे पास ग्लूटेरिक एसिड है।
मैंने ग्लूटेरिक एसिड कहां बनाया, थोड़ा सा इधर निकल के, CH2 इसमें 3 है, ये मेरे पास एडिपिक एसिड है। तो अंदाजे से ही दिख रहा होगा एडिपिक एसिड में कितने कार्बन बीच में आएंगे, 4, और 2 हो गए COOH COOH। बहुत फेमस क्वेश्चन हुआ करता था, अब तो सिलेबस से काट दिया वो चैप्टर ही। नायलॉन 66 का नाम नायलॉन 66 क्यों है? जो नायलॉन आप सॉक्स में, रोप्स में, टेंट्स में, जितना भी ट्रैकिंग मटेरियल होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फैब्रिक का, फाइबर का बनाया जाता है, वो यूजुअली नायलॉन है, सारी रोप्स उसी की बनती हैं। तो उसका नाम नायलॉन 66 क्यों है? तो बताया जाता है क्योंकि न्यूयॉर्क और लंदन में एक साथ इस फाइबर को रिपोर्ट किया गया, तो उन दोनों के नाम लेके नायलॉन बना दिया। 6 और 6 क्यों है? उसको बनाने के लिए एक चीज लगती है एडिपिक एसिड, जिसमें 6 कार्बन है। दूसरा जो लगता है उसमें भी 6 कार्बन है, इसलिए नायलॉन एक्चुअली केमिस्ट्री वाले नायलॉन 6 बोलते हैं। 66 मींस उसके दोनों मोनोमर्स, उसके अंदर 6 कार्बन है। अब ये चैप्टर ही डिलीट हो गया तो हम लोग ये बात ही नहीं कर सकते, बट यस एडिपिक एसिड थोड़ा याद रहे, इसीलिए ये बात आपके साथ कर ली, एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो इन सब के IUPAC नहीं मैं पूछ रही, मुझे पता है डाइओइक एसिड दे दोगे आप लोग। अगर मैं आपसे सक्सीनिक एसिड का IUPAC नेम पूछूं तो क्या होगा? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। उसमें कोई अब ऐसी चीज नहीं है जो इतने टाइम से आप लोगों को आती ना हो। यस, थोड़ा सा अपने आप को नॉक नॉक करना पड़ेगा आंसर देने के लिए, एफर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। हमें कई बार लगता है लो इजी है कर लेंगे, हो सकता है ना हो आपके लिए, इट्स परफेक्टली फाइन। वो नॉक नॉक, वो एफर्ट अब आपका होगा। सो आ गया सबके पास OMSGA, राइट? तो ये मेरे पास इस तरह से कुछ मैंने कॉमन नेम को इकट्ठा किया। एक कॉमन नेम मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ आपके सामने, थैलिक एसिड, जब हम अमीन्स गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन थे। जी 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 जी। तो अगर कोई मेरे से थैलिक एसिड पूछता है तो थैलिक एसिड बेंजीन पे क्या, 2 COOH और दोनों कंपल्सरी ऑर्थो, कहीं और नहीं ले जाइएगा, तो इसको मैं क्या बोलूंगी? थैलिक एसिड। क्लियर? तो ये कॉमन नेम पे मैं बात करती हूं क्लोज। NCERT के हिसाब से जो जो कॉमन नेम चाहिए थे, छुपे हुए थे टेबल्स में इधर उधर, मैंने वो सारे इकट्ठा करके यहाँ पे रख दिए। यहां तक तो कोई ऐसी चीज आई नहीं जिसमें मैं पूछूं कोई डाउट है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ आपको इन्फॉर्म की जा रही है भाई ये चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। बट ये नोट्स एक साथ हो जाएंगे तो आपको एक एडवांटेज ये हो जाता है कि आप रिवाइज करने के लिए फिर किताबों के बजाय नोट्स पे डिपेंड कर सकते हैं। मेरे पास आना भी होता है आपको लड़ने के लिए, तो आप नोट्स लेके आ सकते हैं कि आपने क्लास में ये बताया और यहाँ पे ये है, तो नोट्स का काफी एडवांटेज है। हम घबराते हैं अगर आप नोट्स लाओ, स्टाफ ज्यादा घबराता है नोट्स लाओ तो। चलिए अब थोड़ा समझने वाले मामले पे आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर को समझते हैं पहले तो, कि क्यों इसको आप कहते हो एल्डिहाइड कीटोन से सिमिलर, एक भी प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OOH मेरे साथ साथ बनाएंगे, मैं बहुत स्लो मूव करूंगी अभी थोड़ी देर के लिए, जब तक वो डन 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 चीजें नहीं आ जाती तब तक के लिए। RCOOH अगर आप मेरे साथ बनाएं तो आपको इसमें एक छोटी सी रेजोनेंस दिख रही है, कोई बेंजीन रिंग वाली लंबी चौड़ी नहीं है, छोटी सी रेजोनेंस दिख रही है। वन लास्ट टाइम फॉर रेजोनेंस, पाई बॉन्ड, कौन सा पाई बॉन्ड रेजोनेंस इनिशिएट करता है? इंजन बोलती हूं मैं जिसको, कौन सा इंजन बनाता है जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच्ड हो? स्टार्ट रेजोनेंस हमेशा वहां से होता है, रेजोनेंस का इंजन वहीं से होता है। आप अभी करेंगे ये गलती और हम करवाएंगे आपको, डोंट वरी, जब हमारे माइनर टेस्ट और रिविजन्स चलेंगे। एनीवेज लेट मी टेल यू, मेरे माइनर टेस्ट में एल्डिहाइड कीटोन का दोबारा टेस्ट होगा, बिकॉज ये बहुत भारी भरकम चैप्टर है। एल्काइल हैलाइड का भी दोबारा होगा, एल्कोहल का भी दोबारा होगा। मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि छुट्टी हो गई है, मेरी छुट्टी हुई है पढ़ाने से ऑर्गेनिक को, आपकी नहीं हुई है। तो मैं जरूर प्लस के किसी भी फिजिकल के चैप्टर के साथ एल्काइल हैलाइड अटैच कर दूंगी। तो ये सारे आने वाले 2 महीने में दोबारा टेस्ट होंगे, उसकी रिवीजन के लिए आपको जो मैंने पहले अटेम्प्ट में टेस्ट दिया दैट इज बेस्ट, नो DPP। जो आपने मेरा अभी ऑब्जेक्टिव टेस्ट किया है वो सबसे बढ़िया रिवीजन होगी, आपकी गलतियां उसी के अंदर है। तो जब हम माइनर टेस्ट लेंगे उससे पहले कोई DPP वगैरह मत करना गलती से, 3 महीने में आप 2 साल की DPPs नहीं कर सकते, ओनली द क्लास टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट, बस दैट शुड बी योर रिवीजन। अपने दिमाग पे भरोसा रखिएगा और हमारे क्वेश्चन बैंक पे। सो इसमें अगर मैं देखूं ये पाई बॉन्ड इधर गया, ये कार्बन जो प्लेनर था sp2 हाइब्रिडाइज था, अब जैसे ये इधर गया तो इस पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब फिर हम सोचते हैं यही क्यों, इधर भी तो कुछ था, एक ऑक्सीजन यहां भी था, उसमें ठीक है पाई बॉन्ड नहीं था बट लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन तो थी। जस्ट आई एम सेइंग कि ऐसा कुछ हो सकता है, सोचते हैं। पहले तो मेरे पास ये बना,
दूसरी फॉर्म एक और ये भी तो बन सकती थी, ये घुस जाता है इसके अंदर और घुसेगा ही, मतलब देयर इज नो चॉइस, घुसेगा ही। तो इस पॉजिटिव चार्ज को देख के इस लोन पेयर को लगा लेट मी गेट इनटू दिस, क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। भाई कर क्या रहे, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तड़ाक से ये कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत रिएक्शंस की वजह बनने वाली है। तो इस रिएक्शंस की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रक्चर दिखाई दिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगर एक बॉटल में मेरे पास एसिड है तो उसमें तीनों स्ट्रक्चर है। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर रेजोनेंस में आउट ऑफ ऑल कौन सा होता है जिसमें कोई चार्ज नहीं होते, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे आगे तो मैंने ये रख दिया। अब अगर चार्जेस हैं भी तो दूसरी चीज मुझे क्या सोचनी चाहिए, चार्जेस हैं उनको पीछे रख दिया। अगर कोई भी फॉर्म ऐसी है जिसमें किसी का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, वो काफी अनस्टेबल होगी, हाई एनर्जी, वेरी लेस कॉन्ट्रीब्यूटिंग। आप देखिए क्या कोई ऐसी फॉर्म बनाई है मैंने इसमें किसी सी कार्बन का ऑक्टेट की जगह सिक्सटेट की सिचुएशन आ गई। ये फॉर्म सबसे ज्यादा पुअर एग्जिस्टेंट, सबसे लेस स्टेबल, सबसे हाई एनर्जी, हाई एनर्जी वाली लेस स्टेबल होती हैं। तो ये फॉर्म मेरे को सबसे पीछे पटकनी पड़ी बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑक्टेट इनकम्प्लीट। देन थर्ड मेरे पास दिख रही, अब तो पता चली गया थर्ड को कहां रखना है मैंने। एंड सी द एरोज, सेकेंड वेरी वेरी लेस कंट्रीब्यूटिंग होगा, क्योंकि इसमें किसी एक फॉर्म की ऑक्टेट नहीं, एक एटम की ऑक्टेट को आपने हर्ट कर रखा है, वो फॉर्म कम एग्जिस्ट करती है, बहुत कम कंट्रीब्यूटिंग होती है। तो ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेंस है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड के रेजोनेंस में मुझे एक चीज तो दिखाई दे रही है कि ये डबल बॉन्ड टिक नहीं अपनी जगह। जब ये डबल बॉन्ड टिकता नहीं तो इट कैन नॉट बी एल्डिहाइड कीटोन का फैमिली मेंबर। ये अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे डेड बॉन्ड बन जाएगा या 1.3 बॉन्ड बन जाएगा, जो भी बनेगा इट इज नॉट डबल बॉन्ड। व्हेन इट इज नॉट डबल बॉन्ड इट कैन नॉट बिहेव एज एल्डिहाइड कीटोन। नो रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विल बी एप्लीकेबल टू दिस। क्लियर सबको? आई होप इतनी देर में नोट भी हो गया होगा। तो ये मेरे पास एसिड का स्ट्रक्चर आया। एसिड के स्ट्रक्चर के बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सारी ऑलमोस्ट डन है, या +1 में या +2 में। बट लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपको इसको थोड़ा रिवाइज करवा दूं। नोट करिए जरा क्या लिखा है मैंने, हेडिंग आ जाए बस, ज्यादा नहीं मांग रही मैं, हेडिंग आ जाए मेरे पास तो मेरा काम चल जाएगा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो कोई याद दिलाएगा अल्कोहल और एल्डिहाइड से जब मैंने एसिड बनाया था क्या एजेंट्स यूज किए थे? सारे स्ट्रॉन्ग। तो सबसे कॉमन स्ट्रॉन्ग कौन से थे? एल्कलाइन KMnO4, एसिडिक K2Cr2O7। कोई और ऐसा? HNO3 था। ओके चलो कह रहे तो मान लेते हैं। और कोई? जोन्स और आयोडोफोम। आई वॉज वेटिंग फॉर आयोडोफोम। जब भी कोई तुमसे स्ट्रॉन्ग की बात करता है ना, तुम लोग K2Cr2O7 KMnO4 देते हो, विच इज नॉट रॉन्ग। क्वेश्चन बनाने वाले को भी पता है ये दो से आगे कोई तो तीसरे पे जाएगा, चौथे तक तो हम थक लेते हैं। जहां चौथे एजेंट जो तुम्हारी लिस्ट में आता है ना, तुम्हें उसी पे फंसाया जाएगा, आयोडोफॉर्म। लेकिन वो सिर्फ मिथाइल कीटोन्स और मिथाइल अल्कोहल्स पे एप्लीकेबल बट है। तो जितना भी कुछ आप कर चुके हो वो हो गया, राइट वो मैं यहां पर ऑफ कोर्स नहीं ले रही। कब आगे बढ़ेंगे ऐसे लग रहा है 1.5 महीने से मैं एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पे अटकी पड़ी हूं। सो अब मैं और नहीं ले रही। दूसरा, ये डायरेक्टली तो नहीं हुआ, इनडायरेक्टली बहुत कन्वर्जन्स में तुमको करा दिया, बट बिना इसको डिस्कस किए मैं इसे क्लोज नहीं कर सकती। तो सेकंड मेथड पे अगर मैं आती हूँ तो सेकंड मेथड क्या लिखा है नोट कर लो आप लोग एक बार, समझने में मैं इसमें घुचड़ पुचड़ करूंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास के हिसाब से काफी अच्छा है ये। चेरी, प्रतीक, अरीवा, कैमरा ऑन कर सको कर लेना बच्चों। सो यहां पे आप देखिए, हाँ जी बोलिए। एल्काइल बेंजीन है, कोई भी एल्काइल, ये भी एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, वी आर नॉट मूविंग आउट ऑफ एनसीईआरटी एटलीस्ट इन टुडेज क्लास। कोई भी एक मैंने क्या ले आई, एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन इट कैन बी टोल्यूइन, इट कैन बी इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल, क्यूमीन, इट कैन बी क्यूमीन। क्यूमीन क्या था? बेंजीन रिंग के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप का लगाना। मतलब कहने का क्या है, कोई भी अल्काइल बेंजीन उठा लीजिए। मैंने टोल्यूइन उठाया इसका मतलब ये नहीं है आप भी टोल्यूइन ही उठाएं।
कोई भी अल्काइल बेंजीन आपने उठाया, उसको वही एल्कलाइन KMnO4 दिया, तो मैंने लास्ट उसमें भी बताया था बच्चों, कुक बनता है बीच में। मतलब ये गलती मत करना कि सीधे एसिड बना दो, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी के में क्वेश्चन है दिस इज ए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी, दिस इज बी एंड दिस इज सी, आइडेंटिफाई बी एंड सी। बच्चे बी को ही बेंजोइक एसिड आइडेंटिफाई करके बैठ जाते हैं। एसिड के हाइड्रोलिसिस से क्या होगा किसी ने बताया नहीं। यहां पर क्योंकि मेटल है तो वो जगह घेरेगा, एसिड के एच को वो पहले रिप्लेस कर चुका हो, तो यहाँ कुक बनेगा। उसके बाद आप हेवीली हाइड्रोलाइज करोगे विद सम एसिडिक वाटर, तब ये के हट के उसकी जगह इतने सारे प्रोटॉन डाले कि प्रोटॉन आया और के बाहर निकला। तो पहले COOK बनेगा, उसके बाद COOH बनेगा। यहाँ 17 कार्बन की भी चेन लगी हो ना, आंसर बेंजोइक एसिड होगा। ब्रांचिंग लगी हो, आंसर बेंजोइक एसिड लगेगा। कुछ भी यहाँ पे लगा है, एनसीईआरटी इसमें पूरा एक पेज डेडिकेट किया है। मैंने थोड़े अच्छे एग्जांपल ले लिए, एनसीईआरटी के नहीं लिए आगे, कि थोड़ा अच्छा अगर एग्जांपल मैं लेना चाहूं तो मैं जरा आगे बढ़ गई। व्हाट अबाउट दिस? यस, ये शायद एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट में एक क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा? ये कौन सा एसिड है? थैलिक एसिड। जब मैं पूछ रही हूँ, मैं आईयूपीएसी नहीं मांग रही, मैं कॉमन मांग रही हूँ। थैलिक एसिड की प्रिपरेशन हो गई मेरे पास। किसी कन्वर्जन में आया तो मैं जाइलिन से थैलिक एसिड बनाओ गए हम, तो ना जाइलिन आता ना थैलिक एसिड आता, क्योंकि है कुछ नहीं। ठीक है, तो जाइलिन, ऑर्थोजाइलिन से थैलिक एसिड, यस, ये हुआ मजेदार क्वेश्चन पुराने जमाने का, जिसमें सारा कॉमन नेम आप पे टिका दिया। पॉइंट इज, फिर इसमें ध्यान क्या देना है, क्यों मेरे को इतना बड़ा पन्ना भरना है? ध्यान मेरे को ये देना है कि मैंने बोला चाहे 17 कार्बन की चेन हो, चाहे 2 हो, कुछ भी हो, कितनी भी ब्रांचिंग हो, टिका के इसमें ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन कुछ तो लूप होल मेरे को अब मिलेगा। हर वो चीज जिसमें, ऑब्वियसली हर वो चीज इस रिएक्शन के अंडर रह के बात कर रही हूं, एक कम से कम बेंजाइलिक हाइड्रोजन चाहिए, तभी ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो जब तक बेंजाइलिक एच दे रहे हो, तब तक तुम यहाँ पे 25 कार्बन की चेन दो, 17 कार्बन की चेन दो, तुम इसमें कोई और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डाल दो, इसके अंदर रिंग्स डाल दो, कुछ भी कर दो, प्रोडक्ट विल बी सेम। द मोमेंट यू रिफ्यूज टू गिव बेंजाइलिक एच, नो रिएक्शन। जैसे ही तुमने यहां पर एक ऐसा केस दिया, अब कहो है तो 4 ही कार्बन, क्या किया हमने? टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप ही तो लगाया, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, इसमें भी कुक बना दो, नहीं, नो रिएक्शन। ये मैं एनसीईआरटी से एग्जांपल में बाहर निकल गई, बिकॉज एनसीईआरटी डजंट टॉक अबाउट दिस बेंजाइलिक एच कंडीशन। एनसीईआरटी यहीं रुक गई बस। ये दोनों आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हिस्सा आ गया। जो लोग नोट कर रहे थे करिए। हाँ जी, एक एच की जरूरत क्या है आप मुझे बताओ। इस कार्बन पे अगर ध्यान से देखो तो डबल बॉन्ड O आना है, ऑक्सीजन की गुंजाइश तो चाहिए मेरे को। H विल इंट्रोड्यूस ऑक्सीडेशन प्रोसेस बाय रिमूविंग। आपने देखा होगा टर्शरी अल्कोहल भी हीटेड कॉपर ट्यूब में ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? उसके पास H नहीं था। H ही तो ऑक्सीडेशन को स्टार्ट करता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। बाकी ग्रुप्स का क्या होएगा? बाकी सारे उड़ जाएंगे, चाहे तुम 17 कार्बन लगा लो, 20 लगा लो, सारे उड़ के अलग जाएंगे। नो कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें बिल्कुल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा उसका। नो, यू कैन नॉट, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आ जाएगा फिर, मल्टीपल। इनके नहीं बनेंगे। दैट्स व्हाई वी आर नॉट गिविंग यू बाय प्रोडक्ट। अगर बन रहे होते मेरे को क्या जोर पड़ रहा था, मैंने कहा ना बाकी सबके भी एसिड्स बना दो। नो, एल्केन से सीधे एसिड बनाने के लिए कुछ ज्यादा चाहिए मुझको। ठीक है, तो इसके बाय प्रोडक्ट्स में बिल्कुल नहीं जा सकते बियॉन्ड योर स्कोप। राइट, चलें आगे, इतना नोट हो गया सबके पास। सो यहां पर मेरे पास मेन पॉइंट ये था, आप इस बात से डिस्ट्रैक्ट मत होना, बस साथ लगे कार्बन पे हाइड्रोजन चाहिए, तभी आपको ऑक्सीडेशन का वो रिजल्ट मिलेगा जो आप यहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे पास 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई बच्चों। मैं बिल्कुल सीक्वेंस भी एनसीईआरटी की उठा के चल रही हूँ, इसमें देख लो, जस्ट इसलिए कि किसी को अभी भी लग रहा हो तो सेटिस्फेक्शन के लिए कि एक और कर दिया। मैंने कितने कार्बन की चेन लाई यहां पे? 9 कार्बन की। फिर भी मेरे को आउटपुट क्या मिला है? वही बेंजोइक एसिड। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां पर लगा देते हो, वो इस रिएक्टिविटी को, रेदर इस रिएक्शन के पार्टिसिपेशन को और बढ़ा देता है। सो अगर मैंने टोल्यूइन का
ऑक्सीडेशन करना है। आप देख रहे हैं आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ा है। क्यों लेना पड़ा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? भाई माइल्ड से नहीं हो रहा होगा ना, तभी स्ट्रॉन्ग लायो। क्यों नहीं मैं यहाँ पीसीसी, पीडीसी या कोई और छोटे से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ला पाई, फेलिंगटोलन जैसे? नहीं हो पा रहा होगा उससे। तो मेरे को क्या करना पड़ा? स्ट्रॉन्ग तो लाना ही पड़ा। दी अल्टीमेट स्ट्रॉन्ग तो यही है हमारे पास। तो इसका मतलब ये रिएक्शन उतने आसान तो थे नहीं, वो तो हमें स्ट्रॉन्ग एजेंट की हेल्प से करने पड़े। अगर आप इस टोल्यूइन के साथ, एल्काइल बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो इस रिएक्शन की ईज बेटर होगी, ऑक्सीडेशन की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ऑक्सीडेशन, नॉन टर्मिनल एल्कीन लिया, उसको कोल्ड KMnO4 दें कि हॉट? अगर मैं इस चैप्टर के इरादे से चलूं तो हॉट KMnO4 से मेरा काम पूरा हो रहा है, बट मेरे को क्योंकि +1 का रिवीजन साथ साथ निकालना होता है, +1 का रिएक्शन पूरा डिस्कस करना होता है, तो मैं दोनों लेके चलूंगी। अकॉर्डिंग टू योर +1 एल्कीन्स प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन में पहला रिएक्शन ही आपका, एडिशन में सॉरी तीसरा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन में पहला रिएक्शन है कि आप इसको कोल्ड या डाइल्यूट KMnO4 देंगे तो क्या होगा? डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों साइड OH OH। कोई भी मुझे इस रिएक्शन पे कुछ और याद दिलाए। प्रभनूर, कुछ याद दिला सकते हो कोल्ड KMnO4 को लेके? कुछ और जो इस साल भी पढ़ा है एल्काइल हैलाइड्स में या कहीं भी, पिछले साल तो पढ़ा ही है। कोल्ड KMnO4 को लेके, नॉट रिलेटेड टू दिस रिएक्शन, एनी इंफॉर्मेशन यू पीपल कैन शेयर एक्सेप्ट फॉर इस नेम। इसके नाम के अलावा कुछ और शेयर करना चाहते हैं तो बताइए। इसमें पोटेशियम होता है, मैंगनीज होता है, इसके अलावा कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओके, उस रिएक्शन के बारे में, एंटी एडिशन होता है, OH दोनों ऑपोजिट साइड, और कुछ? ठीक है, इंफॉर्मेशन और कुछ? ये तो बहुत आगे की आगे इंफॉर्मेशन, मैं नॉर्मल इंफॉर्मेशन मांग रही हूँ। कुछ और? पलक, प्रिया, एनीथिंग? एक जना, मैं दो नहीं सुन पाऊंगी। यस, नो, और कुछ? यस, ना। इस रिएजेंट के बारे में कुछ भी? कलर रेड, इसको मैंने कई बार बताया, लाल दवाई के नाम से जाना जाता था आज से 50-60 साल पहले। सब्जियां इसमें अगर भिगो के रखी जाएं तो पेस्टिसाइड हट जाते हैं। अभी याद आएगा, स्विमिंग पूल में आप एंटर करो तो एक ट्रे में रेड कलर की जो सोल्यूशन है वो ये KMnO4 है। एक जो चैप्टर रह गया ना अपना D&F ब्लॉक, मैंने टांगे तोड़ दी उस दिन जब KMnO4 आया और तुम लोगों ने मेरे को ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी KMnO4 के बारे में। लास्ट चैप्टर में ही बचा है, KMnO4 पे पूरा एक दिन, K2Cr2O7 और KMnO4 पे एक दिन लगाना है, क्योंकि D&F ब्लॉक के फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो पूरी ऑर्गेनिक में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जब हम मैंगनीज पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, बट अब मैं तब वहां ये नहीं बताने वाली ये वही वाली कहानियां फिर सुनाओ, लाल रंग की होती है, ये होता है, वो होता है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एग्रीड। इसका पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। जैसे आप टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन में ब्रोमीन वाटर टेस्ट डिक्लेयर करते हो, ऊपर उठ जाना ब्रोमीन वाटर से, 10th क्लास में नहीं हो तुम? अनसेचुरेशन का टेस्ट ये मिलता है। वैसे अब तक मौका नहीं मिल रहा था तुम लोगों को पकड़ने का, क्योंकि ये रिएक्शन मेरे सामने नहीं आ रहा था। ये पिंक कलर का KMnO4 डीकलराइज होता है और इसको एक नाम से जानते हैं। अरे चुप करो बेयर्स, अब आवाज आई, कोई फायदा नहीं उसका। बेयर्स रिएजेंट, मैंने जब कहा था मेरे को कुछ याद दिलाओ तो मेरे को ये चाहिए था। इसका नाम बेयर्स है, ये पिंक कलर का है, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। ब्रेडीज बताना कुर्बानी, ब्रेडीज क्या था? लास्ट क्लास में टेस्ट हुआ है। बस 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 गुरबानी, जिसको पकड़ रही हूँ कुछ पर्पज से पकड़ रही हूँ। यस मैडम, ऐसे पकड़ लो, वैसे आधा बंदा तो यही खत्म हो लेता है कि नाम लेके पकड़ दिया, सबके बीच जो आ रहा है वो भी निकल गया। ब्रेडीज रिएजेंट क्या है? मैंने बेयर्स कराया तो ब्रेडीज चाहिए मुझे। प्रीशा, मुझे चेहरे से पता है किसको नहीं आता, मैं उसी को पकड़ रही हूँ। तो कभी ये सोचना मत मैम को पता नहीं है, सब पता है, हम भी मुखौटा पहने बैठे हैं यार। तू ना ही कर आई टू आई कांटेक्ट, ना तुम पढ़ रहे हो ना मैं ध्यान दे रही हूँ। ठीक है मैडम, चाहिए जोक सपाट, चाहिए टेस्ट दिया है तुमने? प्रीशा चाहिए मेरे को। यस मान्या, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन यानी कि DNP। यस, DNP मेरा था ब्रेडीज रिएजेंट। एक चैप्टर जेई और नीट में एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, लैब केमिस्ट्री। ये उसके क्वेश्चन है, उस पे आएंगे क्वेश्चन।
कहने को ये इसके हैं, लेकिन अब उन्होंने एक अलग चैप्टर डाल दिया तो उसको तो फिर इन्वॉल्व किया जाएगा ना। सो अब आपके पास बेयर्स रिएजेंट से ये पता चला, ये मेरा +1 का टॉपिक था इसलिए उठाना था, लेकिन इसी नॉन टर्मिनल एल्कीन को अगर आप हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 देते हैं, हीट किया है मैंने, ये टूटता है, एल्डिहाइड बनेगा बीच में। क्यों एल्डिहाइड बनेगा, वो इनोल एंड ऑल वो सब मैं नहीं बता रही आपको, डायरेक्ट पहुंच रहे हैं वाया एल्डिहाइड, सिंस आई एम यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड। तो एसिड की प्रिपरेशन हो गई। मैं खाली हॉट पढ़ाती तो मेरे लिए दिक्कत ये थी कि मैं ये सारा शायद याद ना करवा पाती। अब जब हाइड्रोकार्बन की रिवीजन होगी तो शायद 1 घंटे में हम पूरी समरी बनाएंगे, कौन कौन से रिएक्शन डन डन डन, और जो नहीं किया वो करेंगे। लास्ट ईयर हमने ऐसे ही किया तो उसमें बहुत इजीली हो गया हाइड्रोकार्बन। क्लियर है सबको? लेकिन ऊपर मैंने एक नॉन टर्मिनल लिया था, लेकिन डबल बॉन्ड पे दोनों साइड HH थे। अब मैं ऐसा नॉन टर्मिनल ले रही हूं जिसमें डबल बॉन्ड पे टेट्रा सब्स्टिट्यूशन है, कोई H ही नहीं छोड़ा। और अभी अभी एक रिएक्शन के थ्रू बता के आई हूं, ये H जरूरी होते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, एसिड तभी बनते हैं। सो अब इसको आप तोड़ो, इसमें भी होगा तो वही हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4, सोच तो मैं यही रही थी एसिड, बट वाया कीटोन। दिख रहा है मेरे को यहाँ क्या बनेगा, कीटोन। कीटोन एज यूजुअल स्टबर्न, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज फर्दर। तो ये प्रेपरेशन ऑफ एसिड में नहीं लिखवा सकती, बट जब +1 का एक रिएक्शन आया तो पूरा डिस्कस कर रही हूँ। सो डोंट कम अप विद दिस कि आपने कराया था तो इससे तो एसिड ही बनता होगा। जब +1 का एक रिएक्शन उठाया था उसको 2 नॉच हम उसको कवर करना चाह रहे हैं। अब देख लीजिए एक और, अब के मैंने ले लिया टर्मिनल, राइट एक आपसे पूछूंगी चौथा कॉम्बिनेशन, वो आप बताएंगे। अब के मैंने ले लिया टर्मिनल, और दोनों मतलब इस डबल बॉन्ड पे H है। जब डबल बॉन्ड पे H होता है तो क्या चीज पहले बनती है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से क्या बनता है, एसिड। तो एक एसिड तो मेरा ये वाला बना 3 कार्बन का, एक एसिड मेरा सिंगल कार्बन का बना। बट आप जानते हैं हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया है, फॉर्मिक एसिड इज हाईली अनस्टेबल, वो आपको ऑप्शन में मिले कोई जरूरी नहीं है, CO2 + H2O बन के मिले वो भी पॉसिबिलिटी है। मैंने 3 कॉम्बिनेशन लिखे आपके सामने, जो लोग नोट कर रहे हैं करते रहें, नोट करना है इसको। एक मैंने लिया नॉन टर्मिनल विद H, एक मैंने लिया नॉन टर्मिनल विदाउट H, एक मैंने लिया टर्मिनल विद H। कोई कॉम्बिनेशन रह गया? टर्मिनल एक साइड H और एक साइड विदाउट H, ऐसा भी ले सकते हैं बिल्कुल। तो ये चौथा कॉम्बिनेशन मेरी मर्जी से मैं क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि क्लास 11th की NCERT में एक पैराग्राफ में सारे कॉम्बिनेशन दे डाले और कह दिया खुद करो, राइट एक दो एग्जाम्पल के बाद। अगर क्लास 11th की NCERT आप पढ़ें तो आपको मिलेगा। इसका अगर आप हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से ट्रीटमेंट करते हैं क्या मिलेगा, एक कीटोन, एक भी एसिड नहीं, क्योंकि जो फॉर्मिक एसिड बनेगा उसका तो आप जानते हैं क्या होगा, CO2 और H2O। ठीक है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, हो सकता है किसी ऑप्शन में HCOH मिले तो आपको वो चूज करना पड़ेगा, डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि हम आपको ऑप्शन क्या दें। तो यानी कि कीटोन बन गए वो जिद्दी हैं, उसके लिए मैं मेरे पास अब तो चैप्टर पढ़ लिया। आप जहां पर भी फॉर्मिक एसिड बना रहे हैं प्लीज बी मेंटली प्रिपेयर्ड, ये एसिड बन के इमीडिएटली टूट जाता है। डन ऑल पॉसिबिलिटीज। तो ये एसिड की प्रिपरेशन में मैंने पूरे रिएक्शन को ले लिया। ढंग से बात करूं तो एसिड बन ही सिर्फ 4 में से 2 कॉम्बिनेशंस में रहा था। तो एसिड की ये प्रिपरेशन भी कवर हुई मेरे पास। कौन सी थी ये, तीसरी की चौथी? तीसरी। 3 प्रिपरेशन हो गई। ओके चलें आगे, जो लोग नोट कर रहे हैं उनके लिए पूछ रही हूं। ऑलरेडी डन, बट फिर भी तसल्ली सी नहीं होती, एक बार और बात कर लूं, यही सोचती रह जाती हूँ। ये हमने चैप्टर 1 ऑफ ऑर्गेनिक से चलाया है। C++ का अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अमाइड, इस चैप्टर में अमाइड की प्रिपरेशन कोई मेरे से पूछे तो कहना मत पढ़ाया नहीं है, ये रही अमाइड की प्रिपरेशन, राइट। और उसका अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें तो एसिड बनता है। इसी तरह से कोई कहे अमाइड की हाइड्रोलिसिस, यस, C++ की हाइड्रोलिसिस के बीच में ही तो ये बनता है। तो NCERT में पूरी हेडिंग है ये, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, अमाइड्स का हाइड्रोलिसिस और नाइट्राइल्स का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, दोनों से एक ही चीज बन रही है, दैट इज एसिड। अमाइड्स का हाइड्रोलिसिस हुआ ये, और नाइट्राइल्स का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हुआ ये, दोनों से एक ही चीज बन रही है, दैट इज एसिड। नोट इट इफ यू वांट टू
या डन लिख के आप काम चला सकते हैं। ये हमने खूब कन्वर्जन में इस्तेमाल किया। तो रिलेटेड कन्वर्जन्स कराऊंगी एंड में, ताकि आप इन रियलिटी डाउट्स कम आए। ये सिर्फ मैंने नाम के लिए एक मीथेनामाइड, ये उसमें आया ही आया है, हॉफमैन ब्रोमाइड में यूज किए ही किए ये चीजें हमने। मैंने हॉफमैन ब्रोमाइड में रिवर्स कराया, इससे ये बनवाया आपसे। हाँ, नाम तब आया होगा बहुत जगह, अब तो सारी चीजें आई हुई हैं, आज तो सिर्फ कंपाइल कर रहे हैं। तो अमाइड आए, नाइट्राइल आए, हाइड्रोलिसिस करिए, एसिड बन जाएगा। क्या चार हुई है, कोई मेरे को रिवाइज कराएगा? दीपाली, पहली क्या थी? एल्कोहल और एल्डिहाइड से, राइट। दूसरी क्या थी अब है? एल्केन्स। एल्कीन्स दूसरी नहीं थी, तीसरी थी। अरे वो तो याद ही होगी तीसरे वाली, इसलिए तो मैंने पहली दूसरी पूछी है। सेकंड प्रेपरेशन क्या थी प्रभव, किससे थी? एल्काइल बेंजीन से, कुक वाली। तीसरी थी एल्कीन KMnO4, बेयर्स से, याद रखूं मैं। चौथी आ गई आपके पास ये, राइट। तो ये आपकी एनसीईआरटी के पैटर्न के हिसाब से मैं सीक्वेंस भी उसी की उठा रखी है मैंने, जो एनसीईआरटी में दे रखी है। आ गया सबके पास कॉपी में ये, कि किस तरह से मैं एसिड्स बनाती हूँ। एक आधी ही रह गई है बस अभी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बाकी फिर हम लेंगे और लेंगे। ग्रिग्नार्ड, एक बार और समझ लीजिए ग्रिग्नार्ड से कैसे। हालांकि ये मैंने अब तक कराया नहीं, एक आधे डीपीपी में गलती से चला गया था, कुछ लोगों को करा दिया था डाउट्स में। अगर आप कोई भी, आज मेरे कन्वर्जन जो होंगे मैक्सिमम ग्रिग्नार्ड वाले होंगे, क्योंकि ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड पहली बार आया है क्लास में, तो मेरे कन्वर्जन में आज फोकस मेन इस रिएक्शन को इंड्यूस करना होगा, बाकी तो हो चुके हैं आपके पास। अगर ग्रिग्नार्ड देखें आप, तो फिर से ग्रिग्नार्ड में मैग्नीशियम होता है क्या? पॉजिटिव। और मिथाइल होता है क्या? मेरे पास नेगेटिव। और हम जानते हैं मेटल सबसे पहले टूटेगा, ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड काफी वीक होता है। उसको देख के C डबल बॉन्ड O, उसमें क्या होगा उसको एकोमोडेट करने के लिए? ऑप्शन ही कोई नहीं है। पाई बॉन्ड किस पे जाएगा? ऑक्सीजन पे। इस पे आया नेगेटिव चार्ज, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, तो मिथाइल तो मैं इस पे टांग दूं, और MgBr इस पे टांग दूं, चेक। यही किया। अब इसका मैंने क्या किया? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में भी बड़ा डिफाइंड है क्या होगा, और हमेशा मैंने आपको कहा है ग्रिग्नार्ड में पहले बाय प्रोडक्ट सेट कर लिया करो। Mg के साथ एक तरफ Br और एक तरफ OH, तो पहले ही लिख लो, ताकि तुम लोगों को यह पता चल जाए कि वाटर कैसे एडजस्ट हुआ। और अब देख लीजिए, RCOOH, दिस इज हाउ आई गेट एसिड। और इस एसिड की कमाल की बात क्या होगी, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है, बाकी सारा कार्बन किससे आ रहा है? ग्रिग्नार्ड से। तो कोई भी ग्रिग्नार्ड यानी एल्काइल हैलाइड से सीधे मैं एसिड बनाऊंगी। अब मैं एल्काइल हैलाइड से मैंने क्या करना है कन्वर्जन। ओह लो, नीचे ही है, मैं क्यों लंबी कहानी बात करूं, ये नीचे ही है कन्वर्जन, इसमें चेक। ये मैं +1 में नहीं दे सकती थी आपको, एल्केन्स जब कर रहे थे। CH4 से सीधा एसिड बनाओ, आपको कोई अल्कोहल एल्डिहाइड ऑक्सीडाइजिंग कुछ करने की जरूरत नहीं। सबसे पहली चीज, इसके दो रूट है। अब आप सजेस्ट करना, आप अपना, अपने लिए सजेस्ट नहीं, अपने लिए डिसाइड करना आप क्या चूज करोगे, अगर ये मेरे बोर्ड्स में आता है तो। मीथेन को पहले मैंने HNO और Cl2 देके मिथाइल क्लोराइड बनाया। उसके बाद मैग्नीशियम विद ड्राई ईथर दिया, ये सारा एल्काइल आइटम करके आए। क्या बन गया? ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड बन गया, उसको दे दो CO2 और ये, और उसके बाद आ जाएगा एसिड। लेकिन दूसरा तरीका जो हम तब करते थे, ये करा के आई हूं, लेकिन अब मैं उसका ऑल्टरनेटिव दे रही हूं, कि अब आपको 4 ऑप्शन में से 2 कन्वर्जन आप पकड़ पाओगे। CO2 का मैं नहीं दे पाई थी अब तक आपको, तो अब इसमें क्या होगा? KCN दिया, CN आया, और उसके बाद उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया, एसिड आया। स्टेप्स गिनना सेम है, बट पहले मैं CO2 नहीं दे पा रही थी, एक साथ इतना नहीं करा सकते। तो इस रिएक्शन का एप्लीकेशन मेरे को सीधे इस कन्वर्जन में दिख गया। नोट इट सो दैट आई शुड मूव। तो जो डीपीपी आपको दी गई है उसमें प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस ज्यादा होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टीज आना है, और एसिडिक प्रॉपर्टीज में आपको अल्कोहल फिनोल में काफी करा चुकी हूं मैं, अभी उसको यूटिलाइज करने वाली हूँ। करिए इसको नोट।
और ऊपर ऊपर है कुछ, सॉरी हेडिंग है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नहीं नहीं, अच्छा तुम अब देखो, CO2 लिक्विड तो होता ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। गैस CO2 को तो इसके मतलब गैस में तो कोई रिएक्शन होते ही नहीं ना, रिएक्शन के लिए तो मुझे सोल्यूशन में लाना पड़ता है। अब ये लिक्विड है नहीं, ये लेंगे ही ड्राई आइस, गैस तो कहीं देखा ही नहीं कि रिएक्शन करे, ठीक है। वो CO2 की होती है, मतलब ड्राई आइस क्या है, फ्रीज CO2 वही लाना पड़ता है मेरे को। वो कौन कह रहा है 100% आएगा? नहीं, सॉलिड के साथ ही हो रहा है, गैस उड़ रही है उड़ रही है, हम जितना हो सकेगा उसको रोकेंगे, हम लो टेम्परेचर पर रिएक्शन करेंगे जाके, क्योंकि जो और वेस्टेज तो बहुत होती है, ये रिएक्शंस कोई भी 100% नहीं है भाई, एफिशिएंसी। आ गया सबके पास? सो ग्रिग्नार्ड की, अब आप लोगों को चैलेंज कहां है, जो मैंने एल्डिहाइड कीटोन में भी उस दिन कन्वर्जन कराते वक्त देखा, आपको चैलेंज वहां आता है जहां आपको रिएजेंट जो भी स्टार्टिंग मटेरियल दिया है उससे ग्रिग्नार्ड बना के दूसरा एजेंट यहां लिखना, ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज रहता है। तो प्लीज बीट इट, इसी रूट को पकड़ने की मैक्सिमम कोशिश करिए, क्योंकि ये आपके लिए वरना डेडलॉक बनेगा। कि आप लोग क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड बाहर से लाके तो करते हैं भाई, इस एल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड से करा दो ये अल्कोहल मिल जाएगा, लेकिन मेरा जो स्टार्टिंग मटेरियल है जिससे कन्वर्जन स्टार्ट होना है उसी का ग्रिग्नार्ड बनाऊं और दूसरी चीज मैं एरो पे लाऊं, ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग है। लास्ट चैप्टर के कन्वर्जन में यही था कि मैं पूरा पूरा बेंजीन एरो पे ला रही थी, राइट? जो बेंजीन आप नॉर्मली लेके चलते हो एरो पे छोटा लाते हो, डू इट रिवर्स। अब आप कोई भी बड़ा लाओ एरो पे लाने को किसने रोका है? ये चैलेंज थोड़ा सा इस चैप्टर में मैं अब आपका डील करूंगी, जो तब आप लोगों ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो किया था या थोड़ा आपको दिक्कत आई थी उन कन्वर्जन्स में। आ गया सबके पास ये? चलिए, इसके बाद अब मेरे पास आता है फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव, शायद एनसीईआरटी के हिसाब से ये आखिरी प्रेपरेशन है, यस ये आखिरी है, एसिड डेरिवेटिव्स। अब एसिड डेरिवेटिव आज मैं 3 तो करा दिए, चौथा भी मैं वेट कर रही थी इसी स्लाइड का, तो लिखने से पहले एक बार देख लो, क्योंकि एक साथ होंगे चारों। लिखना मैं टाइम जरूर दूंगी क्योंकि मैं खुद कंपाइल कर रही हूं, तो आई वांट कंपाइल्ड नोट्स आपके पास हो। चेक, ये तीनों डेरिवेटिव्स आज डिस्कस हुए, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड और एस्टर, एनहाइड्राइड को अलग से बात करूंगी। ये तीनों के तीनों का यही बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि आप जानते हैं ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा और ये इधर पोलैरिटी आएगी और ये टूटेगा, पोलर बॉन्ड ही टूटते हैं। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा और सामने कौन है, हाइड्रोलिसिस, ऑफ कोर्स एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो वाटर ऐड होने आएगा, वाटर ऐड होने आएगा तो यहां पर H और यहां पर OH, पेरेंट एसिड वापस आ जाता है। इन सिंपल टर्म्स, जो भी आपका एसिड हेलाइड है, एसिड अमाइड है, एस्टर है, इनके जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, द इजीएस्ट रिएक्शन, इनको हाइड्रोलाइज करके आप पेरेंट एसिड वापस ला सकते हैं। हर एक से आप देखिएगा पेरेंट एसिड आएगा, बाय प्रोडक्ट पे आप थोड़ा ध्यान दो, HCl, अमोनिया, और यहां पर क्या होगा, ये आप करके आयो एल्कोहल की प्रेपरेशन में, ये हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन में करी थी, रिडक्शन कर दो भाई, एसिड से सीधा अल्कोहल बनाना होता था तो मेरे को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेना पड़ता था, और एनसीईआरटी की लाइन थी इट इज वेरी एक्सपेंसिव। एसिड से अल्कोहल बनाना, इतना एक्सपेंसिव रिएजेंट यूज करना इंडस्ट्री को बहुत दिक्कत है, तो इंडस्ट्री ने क्या किया, उस एसिड का पहले एस्टर बनाया, फिर उस एस्टर का क्या किया, सिंपल चीपली अवेलेबल थिंग इज वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड, वो दिया और उससे मेरे को एसिड और अल्कोहल दोबारा भी मिल जाता है, मतलब हम एस्टर बना के आगे इसको रिड्यूस कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मैं हाइड्रोलिसिस कर रही हूँ, एस्टर बना के वहां क्या किया था, वहां दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट NaETOH ले आए थे और उससे मेरा काम हो गया था। नाउ द पॉइंट इज, ये एस्टर जो है आप हाइड्रोलाइज करोगे, हर जगह आप देखो पेरेंट एसिड है, तो मेरा ध्यान अब इन पे जाएगा ही नहीं, मेरा ध्यान बाय प्रोडक्ट की तरफ जाने वाला है अभी, क्योंकि उससे कुछ निकलेगा। पहले चौथा डेरिवेटिव कर लेते हैं, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होता है, RCO, OH की जगह पूरा का पूरा ये ग्रुप। आप सोचिए, तो अब तक हम OH की जगह कुछ लगा रहे थे, RCO तो एसिड से ही आता था, तभी एसिड डेरिवेटिव बोलते हैं। RCO के बाद का जो OH है वो हटाया और उसकी जगह ये पूरा ग्रुप लगा दिया, RCOO। कुल मिला के कितने O हुए, 3। तो 2 O तो बाहर से आए, एक तो अपना अंदर था ही था, इसको कहते हैं एनहाइड्राइड, बट बॉन्ड सेम टूटेगा हर एक में।
एनहाइड्राइड में भी वो जो एक्स्ट्रा एडिड है वो बॉन्ड सेम टूटेगा, तो पेरेंट एसिड तो मेरे को सेम मिलने वाला है इन चारों केसेस में। पहले इन 3 बाय प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं। अगर मेरे को इस एसिड क्लोराइड में पूछे कोई कि ये रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है, अभी नहीं मैं कह रही, आई एम नॉट सेइंग, बट अगर मैं कहूं एज्यूम करिए ये रिएक्शन रिवर्सिबल है और मुझे इसको फॉरवर्ड में ही दौड़ाना है, मैं क्या करूं? साथ साथ HCl निकालते रहो, और HCl निकालने के लिए शायद आपको बेस देना पड़े, जो भी कुछ करना पड़े। तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, आई एम नॉट सेइंग ये आ रहा है, बट आपको ध्यान थोड़ा सा उधर लेके जाना था कि बाय प्रोडक्ट अलग है। एनहाइड्राइड में बताएं को बाय क्या होगा, वो आपके लिए छोड़ा है। RCOOH, दोनों के दोनों सेम, दोनों आर सेम रखें। अगर मैंने दोनों आर डिफरेंट रख जाएंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील। अब इत्मीनान से जरा नोट करिए, 7 कवर किए हैं मैंने अपने कंपाइलेशन में। एनसीईआरटी ने शायद 2 हेडिंग्स बनाई हैं, 2 डेरिवेटिव अलग, मैंने एक साथ एक के, बिकॉज दे बोथ आर सिमिलर, दे ऑल आर सिमिलर। अब इसमें नो चांस। एस्टर में क्या है देखो, ये बॉन्ड टूटेगा, इधर आया H, इधर आया OH, बाय प्रोडक्ट इसके अंदर बनेगा एल्कोहल, एल्केन, चांस नहीं है। ठीक है, को अच्छे से समझ के नोट करिए, ये लास्ट प्रेप है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एसिड्स की एंड अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस आल्सो। अब हम प्रॉपर्टीज पे शिफ्ट होंगे। एनहाइड्राइड में दोनों के दोनों आर जरूरी नहीं है सेम हो, डिफरेंट हो। वो मैंने नीचे एक बना भी रखा है, शायद मैं दिखा दूंगी, शायद, आई एम नॉट श्योर क्या है नीचे। सेम ही है, नाम लिखा होगा। पलक, आप केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हो, कोई और सब्जेक्ट? केमिस्ट्री ही ना, क्योंकि बहुत देर से आपने सामने नहीं देखा, तो मुझे लगा अपना फिजिक्स मैथ्स तो सॉल्व नहीं कर रहे। नहीं, कर वो भी सकते हैं, बट अभी रनिंग टॉपिक है, रिवीजन की बात अलग है, बट मुझे लगा ही नहीं आज एक बार भी इधर हो। सो कहीं मतलब प्रैक्टिकल फाइल भी बनाते हैं लोग पीछे बैठ के जब स्कूल से डंडा आता है, तो आई होप वो काम ना हो रहा हो। जी, आ गया सबके पास? क्योंकि आईयूपीएसी नेमिंग का बारी नहीं आई एनहाइड्राइड की, मैंने वहां एनहाइड्राइड डिस्कस नहीं किया, तो लेट्स डिस्कस इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। जो दोनों साइड का आर है उसकी कार्बन चेन अगर सेम है, 2 कार्बन है, राइट, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड का नाम होगा इथेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। और अगर यहां पर 2 कार्बन, यहां पर 3 कार्बन, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में कोई फाइट नहीं दी आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म जो हो सकती थी वो रखी। यहां तक आ गया सबके पास? एवरीवन आगे चल सकते हैं? तो यहां मेरी प्रेपरेशन आई होप खत्म हुई। हाँ जी, एनहाइड्राइड, एनीथिंग? ओके, एनहाइड्राइड का रिएक्शन सोचो, याद आ जाए तो मुझे भी बता देना। जस्ट एक बार एक सवाल पूछने के लिए ये है, या एक इंफॉर्मेशन के लिए, ये क्या बनाया है मैंने? एस्टर, RCOOR, अब के दोनों आर सेम नहीं है। एस्टर का अगर मैं हाइड्रोलिसिस, एस्टर आपके अल्कोहल चैप्टर में भी आया जहां एस्प्रिन की बात भी हुई थी, एस्टरिफिकेशन आ चुका है, मैक्सिमम एस्टरिफिकेशन आपके अल्कोहल में आ चुका है, बचा कुचा एसिड की प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। तो इसमें मैंने एस्टर के साथ अगर देखिए क्या किया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस नहीं किया। पिछली स्लाइड पे मैंने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया था, अब के मैंने बेस दिया NaOH और H2O। उससे क्या होगा, काम तो देखो वही होना है, हाइड्रोलिसिस में चीजें तो वही होनी है, दिस। अब यहां पर मैं इसको तोड़ती हूं अगर, तो इस पे क्या आता है बच्चों? H, और उस पे क्या आता है? OH। यही किया हमने। जब OH आएगा, आना OH चाहिए था, लेकिन हमें पता है एक मेटल है, तो मेटल तो H की जगह ले लेता है, ONA, और साथ में एक एल्कोहल, दिस सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। अगर ये लॉन्ग चेन होती फैटी एसिड की तो उसको कहते हैं सोप। दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, आप 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिक उस प्रेपरेशन को यूज करते हैं कन्वर्शन में, जितना भी हमने किया, क्योंकि मेरा पर्पस आज के रिएक्शन का नहीं है, मेरा पर्पस पूरी अब ऑर्गेनिक होगी, तो अब तो मैं कोई भी रिएक्शन यूज करके आपको दिखा सकती हूँ कि कहां पर क्या कर रहे हैं।
सबसे पहले मेरे पास एनसीईआरटी इस चैप्टर का शायद नहीं, ये एल्काइल हैलाइड चैप्टर की बैक एक्सरसाइज में था और हमने छोड़ा था। जैसे आयोडोफोबिक छोड़ा था, आगे जाके आएगा, मैं अभी नहीं करा सकती क्योंकि मेरी चीजें अभी पता नहीं है, मैं बता नहीं सकती। बेंजाइल अल्कोहल को 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना है। तो बेंजाइल अल्कोहल तो लड़ाई आपको याद है, तो बहुत है बेंजाइल अल्कोहल। 2 पर क्या लगा हुआ है? फिनाइल, और ये क्या है? इथेनोइक एसिड। 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना है। नीचे क्या हुआ मत देखना, शायद आप मेरे से बेटर सोल्यूशन दे पाओ। मुझे इतना दिखाई दे रहा है कार्बन बढ़ाना है। जब हम एल्काइल हैलाइड चैप्टर में थे हम क्या करते थे, पहले वो याद दिलाऊं क्योंकि पिछला याद आना बहुत जरूरी है। बीआर लगाते थे पहले। अच्छा, मैंने जानबूझ के रेड फास्फोरस प्लस Br2 दिया है क्योंकि आप लोगों की बहुत आदत हो चुकी थी कि आप इसको HBr दें या अल्कोहल की जगह ब्रोमिनेट करने का, वो सारे PBr3 PCl3 HBr, वो सारा कुछ देने की, ल्यूकास वाला। तो उसको थोड़ा सा हटा के, और इससे देखिए जिस दिन हमने ऑर्गेनिक शुरू करी थी पहला रिएक्शन यही था, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं। उसके 5 मेथड्स थे जिसमें PCl3 PBr3 P+I2 P+Br2 HBr विद ZnCl2 ल्यूकास, वो सारे थे। फर्स्ट डे हमने ये पकड़ा था ऑर्गेनिक में, तो वहीं पर मैं ले आई। अब तक तो हम ये करते थे। इसके बाद आप लेते थे KCN, और KCN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते थे एसिड। मेरी मजबूरी थी तब ये बताना, रटाया मैंने तब आपको C ट्रिपल बॉन्ड NC एसिड बनता है क्योंकि मुझे पता था तीसरे चैप्टर में आना है, मैं तब तक रोक नहीं सकती थी। अब मैं एक और ऑल्टरनेटिव देती हूं, आपने मेरे को गिन के बताना है वो मेथड ठीक था कि ये मेथड ठीक था। ये सिर्फ आपकी मेंटल एक्सरसाइज है। अब मैंने इसका क्या किया, ग्रिग्नार्ड बनाया। ग्रिग्नार्ड बना के मैंने कार्बन डाइऑक्साइड और वो कर दिया, मेरे को फिर एसिड मिल गया। नाउ माय क्वेश्चन इज, आपके पुराने वाला मेथड और ये मेथड कौन सा चूज करोगे? स्टेप्स के नंबर बिल्कुल सेम है, तो दोनों चूज कर सकते हैं। मेरे लिए मल्टीपल करेक्ट में देखो कितने ऑप्शन बन गए, कि अब आप ये नहीं सोच सकते एक कन्वर्जन एक ही रास्ते से हो सकता है। तो ये सारे मेरे लिए रुके हुए मामले थे जो मेरे को एसिड का वेट था कराने के लिए। आ गया सबके पास? ये कॉपी में कर लो ये नोट, क्योंकि ये वो अल्टरनेटिव मेथड है जो अभी आप रेजिस्ट करोगे, आप पुराने पे ही टिकना चाहोगे। मतलब एवरी ह्यूमन रेजिस्ट चेंज, लेकिन लाना पड़ेगा ये चेंज आपको। एक और कराती हूँ, उसमें भी बताना कोई पुरानी मेथड से कुछ हो सकता है, कुछ नए से। ये फर्स्ट चैप्टर की बैक एक्सरसाइज का है, शायद इस चैप्टर में ना मिले, ये मेरा छूटा हुआ था इसीलिए मेरे को लेना जरूरी था। देखिएगा जरा, एनी सजेशन मैंने क्या किया और आप उसमें क्या मेरे को बताना चाहोगे। 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, कुछ भी आप सजेस्ट करना चाहो, आई एम वेटिंग। कुछ और या यही चलेगा? मैंने आगे एरो क्यों लगा रखे है इसके? अगेन मेरे को ग्रिग्नार्ड बार बार बनाना पड़ रहा है, ये देखिए। तो जब कभी आपको कहीं पर एसिड लाना होगा ना बच्चों, पहली मेथड ग्रिग्नार्ड की सोचना, कार्बन डाइऑक्साइड वाली। ना एराइल हैलाइड। हाँ हाँ, ये पहले भी आ चुकी बात 2 बार, काफी लोग अटकते हैं। यस यस, तो सीधा ही तो लगाया और किया क्या है मैंने? हाँ, तो क्या करूं, मेरे को एसिड लाना है बेटा। कैसे कैसे? Mg भी तो लाना पड़ेगा ना बीच में। एसिड बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? एसिड बनाने के लिए मेरे को ग्रिग्नार्ड और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्या लाऊं इससे? इससे ग्रिग्नार्ड ही ला सकती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं ला सकती, एक तो लाना पड़ेगा इससे मेरे को। ठीक है अनुबल, क्लियर? सानवी क्लियर? एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट थोड़ा गड़बड़ हुआ है तुम्हारा, ठीक ठाक उसे रिपेयर करो। बीच में थोड़ा स्लो डाउन होगा क्योंकि एक दिन मैं ना पढ़ा के ममता मैम DPP लेंगे, यूटिलाइज दैट डे फॉर रिपेयरिंग। अभी हो गया एल्डिहाइड कीटोन, फिर रिपेयर नहीं होगा।
अभी थोड़ा स्लो डाउन होगा एक दिन। जी आ गए हम सब इस पे। कोई और मेथड सजेशन है? मुझे तो याद नहीं आया, वरना मैं इतनी देर में दे देती। सीएन में यहां लगा नहीं सकती, मतलब मैं वेट कर रही थी शायद कोई कह देता यहाँ पे केसीएन लगा दो। एरोमेटिक हैलाइड्स का ये वाला बॉन्ड टूटता ही नहीं है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो कोई और रास्ता मेरे पास नहीं था, यहां सिर्फ ये था। तो एटलीस्ट मेरे को ये भी तो आना चाहिए कि कोई और जो सजेशन दिया जा रहा है, कोई और जो ऑप्शन है वो रॉन्ग क्यों है। यहां तक क्लियर सबको? चले आगे। हाँ जी। वो थी ड्रेस्टिक कंडीशन, वो भी तब अच्छा जो आपने ड्रेस्टिक कंडीशन दी थी, मान लो लगा दिया ओएच, फिर क्या? ओएच के बाद क्या? हाँ वे कितने चैप्टर और बढ़वाओगी तुम? वो शायद लगा भी दिए हो, उसके लिए फिर एक चैप्टर और डालना पड़ेगा। रिएक्शंस नॉट पॉसिबल अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, स्टेप्स चाहे सेम हो बट पॉसिबिलिटी, जो रिएक्शन पड़े ही नहीं वो इजाद नहीं करेंगे हम। ठीक है, जो है ही नहीं वो नहीं हम डिस्कवर कर रहे, बिल्कुल नहीं। एक और कन्वर्जन देखो, बहुत कॉमन एनसीईआरटी का है, इससे ये बनाना है। चेक, सारे पुराने रिएक्शन है। पहले मैंने क्या किया, इसका नाम कौन बताएगा मेरे को? बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल को अब के मैंने P+Br2 ना लेके मैंने PCl5 लिया, हेलोजिनेट किया, अब आपके वाला रूट उठा लिया। ठीक है, आपके वाला रूट उठा लिया जो आपके लिए था। इसमें कोई और ऑप्शन अब दे सको, बट अब के स्टेप कम से देना, ज्यादा वाली मैं सुनूंगी भी नहीं कि यहाँ पे MgBr लगा दो फिर वो CO2 कर दो। देखना अगर यहाँ MgBr लगा के करूं तो स्टेप्स कम ज्यादा सेम आए। तो अब आदत हो गई CO2 वाली, ये पुराना मेथड, आपका मन आए आप नया मेथड लीजिए के CO2। क्लियर? आगे चलें अब तो नोट कर लो भाई इसको पहले। ये अब टेस्ट से पहले एक दिन रिवीजन नहीं होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की, छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर क्या है? चैप्टर का आखिरी हिस्सा। सो यहां पर मेरा एक कन्वर्जन और हुआ, तो इससे मेरे को अभी तक तो ये पता चल रहा है पिछले रिएक्शन ही थे, नया तो शायद सिर्फ एक CO2 ही उठा के लाई में, या हो सकता है एल्कीन का हॉट KMnO4 जो 12th में हमने ना पढ़ा हो बस। उसके अलावा तो सारे पिछले चैप्टर्स की रेफरेंस थी। अब आ जाते हैं, आज जितना मैं, जरूरी नहीं है मैं पूरी स्लाइड्स ले पाऊं क्योंकि आई एम नॉट श्योर मैं 25 स्लाइड तक पहुंच पाऊंगी, बट अगर पहुंच पाई तो सारा आज एनसीईआरटी से तो मैं खत्म करना चाहूंगी एसिड की प्रॉपर्टीज में, बट नॉट नेसेसरी आपके परफॉर्मेंस पे, ताकि अगली क्लास में डीपीपी 80% हो जाए, फिर उसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपका इसका थोड़ा सा वो एरिया लेना चाहूंगी एनसीईआरटी से बाहर का है एसिड्स का, और साथ साथ बायोमोलिक्यूल भी शुरू कर लेंगे, दोनों साथ ही होना है। तो इत्मीनान से सुनिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसकी बहुत ज्यादा, बहुत इजी सा है, ये सोचनी है कहीं रिलीज होता है तो इस ना, मैंने एसिड डाला है तो मेरी क्लास का टाइम भी सबसे ज्यादा उसी प्रॉपर्टी को लगना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, दे आर एसिडिक। तो ऐसे अब आपकी अल्कोहल की एसिडिक वाली भी कुछ चीजें मैं फिर से रिवाइज कराऊंगी या फिर से पकड़ूंगी, मुझे उम्मीद है काफी लोगों को याद होंगी। अगर कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें ये H निकल के जा रहा है एज H पॉजिटिव, ऑफ कोर्स उस रिएक्शन को कहेंगे प्रूफ ऑफ इट्स एसिडिक नेचर। अल्कोहल में भी हमने सोडियम से रिएक्ट करा के देखा था ROH को Na से, जिससे RONA बना था और हमने प्रूफ दे दिया था। फिर मैं एक एल्यूमिनियम भी लाई थी, 3 फिनॉक्साइड उसके साथ लगाए थे। मैंने आयरन भी लिया था, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट भी वही था फिनोल का, जिससे वो वायलेट कलर का आ जाता है, वो सारे वहीं पर आए थे। लेकिन वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपके सामने नहीं लाई गई थी अब लाई जाएगी, जो आपको ट्रबल दे सकती है क्वेश्चन में। अब आपके पास एसिड है, आप प्रूफ करने चलो पहले तो जी, एसिड है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम क्यों रखा है पहले उसको प्रूफ करते हैं। आपने इसको सोडियम दिया, H2 गैस इवॉल्व होगी, वो पॉपअप साउंड करके आप कंफर्म कर भी सकते हो, विच इज नॉट अ वेरी गुड टेस्ट बट कर सकते हो। आपने NaOH दिया तो मेरे को दिखाई तो कुछ देगा नहीं, टेस्ट ट्यूब में कुछ नहीं दिखाई देगा, बट मुझे इतना पता है NaOH दूंगी तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा, बेस के साथ सॉल्ट वही चीज बना सकती है जो एसिड हो। तो ये तो एक थियोरेटिकल बैकग्राउंड हुआ, लेकिन मेरे लिए सबसे पहला कंफर्मेटरी
कंफर्मेटरी तो खैर नहीं कहेंगे, बट हाँ उस डायरेक्शन में जाने का कंफर्मेशन थोड़ा थोड़ा मिल जाता है कि एसिड है। NaHCO आपको अल्कोहल में नहीं कराया था। पहला क्वेश्चन, फिनोल भी एसिडिक है और एसिड भी एसिडिक है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश इन लैब? तो फिनोल के लिए मेरे पास बड़ी सेफ्टी है, मैं कपलिंग रिएक्शन दे दूंगी। रिमेंबर, फिनोल को कपलिंग दिया और वो एजोडाई टेस्ट आ गया, जो मैंने गलत किया क्लास में, 3 साल से कर रही हूं गलत। सो वो वाला रिएक्शन आपके पास आ जाएगा कपलिंग। लेकिन मैंने दे दिए 4 ऑप्शन और नीचे फिर डाल दिए 1 और 2 इज करेक्ट, 2 और 3 इज करेक्ट और समथिंग लाइक दैट। एक और ऑप्शन उसमें मिलेगा, रिएक्शन विद NaHCO3। एक टेस्ट ट्यूब जिसमें फिनोल है, ये हमने बहुत किया हुआ रिएक्शन है एक्चुअली, इसलिए मेरे को ये कभी नहीं भूलता कि लैब में जैसे ही हमें हमारे लैब सर देते थे आज आइडेंटिफाई करो क्या है, हम दौड़ते थे सबसे पहले NaHCO3 वाला डब्बा खाली ना हो जाए पहले हम कर लें, क्योंकि रिएजेंट्स की सप्लाई भी बड़ी बड़ी राशनिंग के साथ होती थी। तो हम सबसे पहला काम करते थे NaHCO3 डाल के देख लेते थे। जिस तरह से कोल्ड ड्रिंक की बोतल से ब्रिस्क इफेवेंसेस, अगर आप थोड़ा सा शेक कर दो कोल्ड ड्रिंक की बोतल को तो काफी ब्रिस्क इफेवेंसेस आते हैं, इसमें भी आपने एकदम से NaHCO3 डाल के शेक कर दिया, एकदम ब्रिस्क इफेवेंसेस आएंगे और आपके ऊपर तक आएंगे, विच कंफर्म्स, नॉट कंफर्म्स इज नॉट राइट, बट आपके लिए कंफर्म कर सकता है। हमारी लैब में भी आगे और स्टेप्स होते थे, बट आपके लिए तो एसिड हो गया। 12th क्लास के लिए तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो आपकी मर्जी है या क्वेश्चन पूछने वाले की मर्जी है, क्या ऑप्शन दिए। फिनोल और एसिड में कपलिंग भी डिफरेंशिएटर हो सकता है, फिनोल और एसिड में NaHCO3 भी डिफरेंशिएटर हो सकता है। ठीक है, आप कह लो न्यूट्रल FeCl3 भी हो सकता है, फेयर। तो कई हैं, तो एक आखिरी बचा हुआ मैंने आज दे दिया आपको। सो एल्कोहल्स फेल टू गिव दिस टेस्ट। इन तीनों रिएक्शन से एक बात तो पता चल गई, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड हैं और अल्कोहल से बहुत अच्छे एसिड हैं, क्योंकि उसने सॉल्ट के साथ भी के सॉल्ट बना डाला, राइट? तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर जस्टिफाइड बाय देयर नेम नाउ, नोट इट इफ सम डूइंग। मैं चाह रही हूं फिनोल के एसिडिक कैरेक्टर को सोचे जो मैं पढ़ा चुकी हूं, मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट ये है फिनोल क्यों एसिडिक था, वो सोच के सोचिए, मुझे वो निकालना है। क्यों आकृति, why phenol was acidic at all? Yes, after releasing H जो फिनॉक्साइड आयन बनता था उसकी 5 रेजोनेटिंग फॉर्म्स बनती थी, राइट माधव? 5 रेजोनेटिंग फॉर्म्स में वो नेगेटिव चार्ज किधर घूमता था, पूरे रिंग पे, 3 कार्बन पे। पहली फॉर्म में नेगेटिव चार्ज किधर होता था, ऑक्सीजन के ऊपर, आखिरी फॉर्म में वापस लौट जाता था ऑक्सीजन के ऊपर। ये सारा आएगा, बट उनके लिए जिन्होंने वो दिन क्लास नहीं लगाई, जिन्होंने लगाई उनको पहले हवा में करा लूं फिर यहां दिखाऊंगी, याद अच्छा होता है इससे। 5 रेजोनेटिंग फॉर्म्स में 3 ऐसी फॉर्म्स थी जिसमें चार्ज किस पे था, कार्बन पर। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कार्बन इज नॉट रेडी टू टेक नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के होते हुए कार्बन नेगेटिव चार्ज, नॉट हैप्पी। 2 फॉर्म ऐसी थी जिसमें नेगेटिव चार्ज सेम ऑक्सीजन पर था, काहे का डीलोकलाइजेशन, वो तो घूम के वापस उसी ऑक्सीजन पे आ गया। तो अब हम इस साइड अगर चलें तो पहले मैं जो पढ़ा रही हूं वो दिखा लूं आपको, जो आपको प्रिपेयर किया है। दिस फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर मेरे को कंपेयर करना है तो ये मेरा कंपैरिजन है। अभी नोट मत करना, सीक्वेंस में करना एसिडिक कैरेक्टर में, क्योंकि मैंने थोड़ा सा यूटिलाइज किया, तो सही सीक्वेंस में नोट्स बनाना। तो इसमें देखिए ये फॉर्म गुड टू गो, ओ पे नेगेटिव हैप्पी कंट्रीब्यूटिंग लेस एनर्जी। ये 3 फॉर्म नॉट गुड टू गो, लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग टू स्टेबिलिटी, बिकॉज कार्बन पे नेगेटिव ऑक्सीजन के होते हुए नहीं, नेगेटिव चार्ज इज हैप्पी ऑन नेगेटिव एटम, पॉजिटिव चार्ज इज हैप्पी ऑन पॉजिटिव एटम। तो उसके बाद आखिरी में फिर तो देखा जाए तो दोनों की दोनों फॉर्म्स में एक ही ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज है, तो डीलोकलाइजेशन एक्चुअली तो हुआ ही नहीं आपका। ठीक है, अल्कोहल के मुकाबले आप खुश हो रहे थे, इसमें थोड़ा सा रेजोनेंस हो गया, लेकिन उधर मैं आपको आज दिखा चुकी हूं कार्बोक्सिलिक एसिड की रेजोनेंस। खोलना वो कॉपी का पन्ना जो आपने नोट किया हो, या मैं अपनी स्लाइड खोलूं, जो शुरू शुरू में मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर बना के दिया। इसमें अगर आप देखें कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर में, इधर देखिए आप, इस रेजोनेंस में इस पे है नेगेटिव चार्ज, राइट? नेगेटिव चार्ज किस पर है, ऑक्सीजन पर।
क्या आप मेरे को कोई और फॉर्म इसकी बना के दे सकते हैं जिसमें इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ना हो, दूसरे पे हो? बड़े आराम से बना के दे सकते हैं, वो बनवाऊंगी मैं अभी। मैं तो सिर्फ जो बात चली उसको कंप्लीट कर रही हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड की भी मैं बनाने वाली हूँ, एच हटा के। आई विल बी ड्रॉइंग इट। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड की रेजोनेंस में आप फिर भी थोड़ा टाइम बोरो कर सकते हैं, मैं आपसे टाइम बोरो कर सकती हूँ, लेकिन इसमें तो आपको अब पता होना चाहिए। मैं फिनॉक्साइड आयन की जब बात कर रही थी तो क्या बात कर रही थी, इतना क्लियर? तो फिनोल के साथ मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे कंपेयर करूं? आई वाज सर्चिंग एग्जैक्ट फॉर्म मिल जाए, बट मिली नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं फिनोल के साथ कैसे कंपेयर करूं? चेक, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये क्या था? फिनोल। फिनोल ने एक एच छोड़ा तो क्या बना? फिनॉक्साइड आयन। ये एक एच छोड़ेगा तो क्या बनेगा? बनेगा तो यही कार्बोक्साइलेट आयन। मेरे को सिर्फ आपसे फिनोल चाहिए था, एसिड तो मैंने देना है। मेरे को सिर्फ ये मेमोरी देखनी थी, आप निकाल पाते हो कि नहीं। अब मैंने आपको कहा जब फिनोल एच छोड़ता है तो बनता है फिनॉक्साइड आयन, और आप कहते हो 5-5 रेजोनेटिंग फॉर्म थी, कैसे नहीं अच्छा एसिड है? जबकि आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर मैं देखूं, वो एसिड बनता है, H प्लस रिलीज करता है, तो वो बनाता है कार्बोक्साइलेट एसिड, कार्बोक्साइलेट आयन। कार्बोक्साइलेट आयन में क्या है रेजोनेंस? सिर्फ दो। लेकिन दोनों रेजोनेंस में ध्यान दीजिए, चार्ज सिर्फ किस पे है? इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, विच इज हैप्पी टू कीप इट। एंड दो अलग अलग ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ये दो फॉर्म, इसकी इन दो फॉर्म के ऊपर भारी पड़ गई। बीच की तीन तो यूजलेस थी। इसकी इन दो फॉर्म में हुआ क्या है? सिर्फ डबल बॉन्ड्स की तो रेजोनेंस हुई है, नेगेटिव चार्ज तो वहीं का वहीं लोकलाइज पड़ा है। यहां पर इसका नेगेटिव चार्ज भी घुमा है, so it means delocalization is more of charge in carboxylate ion. That's why it is more stable. ये more stable है तो ये अपने H प्लस को जल्दी छोड़ेगा यहां आने के लिए। फिनोल से भी ज्यादा ये एसिडिक है, इसीलिए इसके नाम में एसिड सोच के लाया गया है। अभी आप इसको नोट नहीं कर रहे, इसकी अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। तो अब मैं वापस वहां चलूं जहां पे, जहां हमने सबसे पहले बात करी, दे आर शोइंग एसिडिक कैरेक्टर। उम्मीद है ये नोट भी हो गई होगी। लेकिन अब पहले सिर्फ एसिडिक कैरेक्टर के सिंपल क्वेश्चन, वो तो मेरा लास्ट क्वेश्चन था, समझ लो। एसिडिक कैरेक्टर पे वो मेरा आखिरी क्वेश्चन था जो आपसे बात, अल्कोहल में पढ़ चुके हैं, बट एसिड तब एसिड है जब वो प्रोटॉन रिलीज करे किसी और के साथ, जैसे कि वाटर के साथ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिड बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लगाया मैंने। के लगाया तो दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस। अब इसके आगे ये सारा आप अल्कोहल में भी कर चुके हैं, अमीन्स में भी कर चुके हैं। हमें पता है वाटर सिंस इट इज सॉल्वेंट, ये इतना एक्सेस में होगा कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क नहीं आना, कांस्टेंट रहनी है। उसको भी उस कांस्टेंट के साथ ले जाओ आप। दो कांस्टेंट क्यों रखने इक्वेशन में? ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, दोनों को जब मैं उधर ले गई तो यहां पर इस वाटर की वजह से क्या आ गया? ए एसिड, क्योंकि ये एसिडिक प्रॉपर्टी पे इसलिए ए लिख दिया। तो यहां क्या आया? के ए। के ए आते ही इक्वेशन ये बन गई। कोई मुझे कहे कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक बिकॉज ऑफ प्रोटॉन। जितना ज्यादा प्रोटॉन या हाइड्रोनियम आयन, उतना ज्यादा एसिडिक, उतना ज्यादा के। इट मींस हायर द वैल्यू ऑफ के, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। ये आपने अल्कोहल में दबा के की है प्रैक्टिस, टेस्ट में भी, मॉक टेस्ट में भी, किसका के ज्यादा होगा, ऑर्डर ऑफ के लगाइए। तो इसमें अगर आप देंगे तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछेंगे। अब आप एंटिसिपेट भी कर पाओगे मैं आगे क्या लाने वाली हूं। मैं वेरियस एसिड्स लाऊंगी और पूछूंगी किसका के ज्यादा, किसका के कम। तो अब इसमें ये आ गया आपके पास, लेकिन के के साथ फिर क्या जाता है? पीके। P स्टैंड्स फॉर नेगेटिव लॉग, माइनस लॉग। ये माइनस लॉग माइनस मतलब उल्टी हो गई बात। अब लिख दिया मैंने यहाँ पे माइनस लॉग के, यानी कि जितनी छोटी वैल्यू होगी पी के ए की, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अमीन्स में हमने बी और के बी भी बहुत कर लिया, सेम लॉजिक है। तो ये थ्योरी फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन में ले आई, ना भी लाती तो काम चलता। आपने कब नोट करना है मैं बताऊंगी, एक सीक्वेंस चलने दीजिए, मुझे भी पानी पीने का मौका मिल जाएगा। 2-3 स्लाइड इकट्ठी आप नोट करेंगे, आपको भी एक ब्रेक मिल जाएगा। तो के ए और पी के ए का मतलब समझ आ गया? अच्छा एसिड हायर के ए एंड लोअर
पीके। ये याद रखो, इस पूरी स्लाइड में कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है। तो इसके बाद why carboxylic acids are acids, why this functional group is a good acid, जो मैं आपसे डिस्कस करके आई और आप भी नोट करने को मना किया। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका H रिलीज करूं तो क्या बनेगा, कार्बोक्साइलेट आयन। ये कार्बोक्साइलेट आयन रेजोनेंस की वजह से हाईली स्टेबलाइज्ड, दैट्स व्हाई दिस एसिड इज ईगरली रेडी टू लूज इट्स प्रोटॉन एंड बिहेव एज अ गुड एसिड। ये बोर्ड्स का 1 मार्कर क्वेश्चन है, जस्टिफाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स बीइंग एसिड। बिना इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर के आप नहीं जस्टिफाई कर सकते, पॉसिबल ही नहीं, ये नंबर ही नहीं मिलेंगे, आप तो जो मर्जी लिख दो। तो इसके बिना आप एक्सपेक्ट मत करिएगा आपको मार्क्स मिलेंगे। एल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, अब सारा समझा दिया आपको मैंने, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करके आई हूं। अब 1 बाय 1 जिसको नोट करना है करिए, जिसको सिर्फ पढ़ना है, आंखों में घुसानी है बात, वो आंखों में घुसाएं। फर्स्ट स्लाइड जो मैंने रोकी आपकी, इससे पिछली तो सबके पास आ गई थी, राइट? इससे अगली एक सीक्वेंस है, जरूर नोट करिएगा। मुझे ओवर अटेम्प्ट के 11th में कटेंगे, 12th में नहीं कटेंगे। ओवर अटेम्प्ट का मतलब क्या है, ज्यादा लिख दिया था। और ये भी थोड़ी बदतमीजी है ना, तुम सामने वाले को इतना पढ़वाओगे, मतलब उसको, मतलब इसका मतलब क्या है, चीजों को सिंप्लीफाई करो यार। साइंटिफिक एप्टीट्यूड लाइफ में क्या ऐड करता है, चीजों को सिंप्लीफाई करना। अब तुम इतना फैला फैला के लिखोगे, सामने वाले को खुंदक तो आएगी। ये तो सब्जेक्टिव इज सब्जेक्टिव एक्चुअली, ये बंदे पे डिपेंड करता है, सामने वाले पे। भड़क गया तो भड़क गया, और वहां तुम्हारी किस्मत में भड़का हुआ ही मिलेगा, ये भी सोच के जाना। ये बदतमीजी है, तुम 2 बड़े बड़े पेज भर दो, यूं कुछ लोग फैला फैला के लिखते हैं। सीधी बात है, जब तक आपने सब्जेक्टिव लिखना है ना, तब तक आपको सामने वाले को कष्ट नहीं देना। तो जिनकी भी राइटिंग बहुत गंदी है, जो भी गंदी राइटिंग में लिखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, उन लोगों को बता दूं, अगर आपके चेक करने वाले को 2 बार आंखें सिकोड़ के देखना पड़ गया, यार ये क्या लिखा है, पास वाले से पूछना पड़ गया, देखना तुम्हें समझ आ रहा है क्या लिखा है, तुम्हारे नंबर कटेंगे। तुमने चेक करने वाले को अगर कष्ट दिया, वो कष्ट रेसिप्रोकेट तुम्हारी कॉपी में होगा, आपके पास चॉइस ही नहीं है। और आपको ये बता दूं, सिर्फ ये 12th तक ही है, तुम्हें ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ABCD मिल रहा है। तुम जिस मर्जी लाइन में चले जाओ, जिस मर्जी प्रोफेशनल कॉलेज में चले जाओ, लंबे लंबे पोथे देने पड़ेंगे असाइनमेंट में। और चैट जीबीटी के बाद तो और गजब हो गया है, हैंड रिटन मांगने लग गए। पिछले 15 साल से टाइप्ड असाइनमेंट जाते थे हर कॉलेज में, बेशक वो BA है, BSc है, बीटेक है, बीकॉम है, कुछ भी है, एवरीथिंग वाज टाइप। तो फटाफट कॉपी पेस्ट हो जाता था एक दूसरे का। होता यही है, जैसे आपकी प्रैक्टिकल कॉपीज होती हैं। जब से चैट जीबीटी आया, एवरी कॉलेज ना, लोग आगे जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। अब असाइनमेंट कॉलेज के फिर हैंड रिटन शुरू कर दिए कि आप चैट जीबीटी से उठा के दे रहे हैं। सो आपको हर जगह इलेबोरेटिव ही रहना है, ठीक है? तो अभी से इस खुशी में राइटिंग मत गंदी कर लीजिए, हमने तो डॉक्टर बनना है, उनकी कौन सी अच्छी होती है। पहले वहां तक बन लो, उसके बाद राइटिंग गंदी को भी हम समझ लेंगे, ठीक है? चलिए, तो अब जो मैंने आपसे पूछा था, एल्कोहल्स आर लीस्ट एसिडिक, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोस्ट, फिनोल आएगा बीच में। एक क्वेश्चन जो एसिडिक पी में और टेस्ट में, उसमें मैं अल्कोहल भी मर्ज करूंगी, मैं एसिड भी मर्ज करूंगी। बड़ा आसान होगा, अल्कोहल सबसे पीछे कर दो और एसिड्स सबसे आगे कर दो, ठीक है? तो इसके बाद अगर एसिडिक कैरेक्टर को मैं कंपाइल करना चाहूं कि एसिडिक कैरेक्टर को इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, ऊपर जो लिखा है कि अगर तुम मेरे को 4 एसिड दो, पहले मैं बोर्ड के क्वेश्चन को टारगेट करूं, तो मुझे उसका एक ट्रेंड लगाना है। हर वो एसिड जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, वो हमेशा ज्यादा एसिडिक होगा, उसका Ka ज्यादा होगा और pKa की वैल्यू लेस या लोअर होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा, इसको इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा। तो यहां पर क्या हो रहा था, सॉरी, यहां पर इस H के जाने से नेगेटिव चार्ज आ रहा था। ये O ही था जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच के उसे कह रहा था बाहर जाओ एज H+, बनो एसिड।
उस O को इसके खींचने के बजाय इस पे नेगेटिव चार्ज दिखेगा, थोड़ी देर के लिए वो डिस्ट्रैक्ट होगा। जब वो थोड़ी देर के लिए इधर जाएगा, ये बॉन्ड उतनी डेस्परेशन से नहीं टूटेगा। लेकिन जब हम बात करते वक्त ये डेस्परेशन वर्ड यूज करते हैं, एक लैंग्वेज में एक्सेप्ट ना हो, उसके लिए बेटर वर्ड मैंने तब भी बताया था, अब दोबारा बता दूं। अगर यहां पर ये नेगेटिव चार्ज ना होता, या मैं कह दूं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता, तो ये कार्बन विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कोई खींच रहा है उससे, उसकी वजह से ये ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इन दोनों में पोलैरिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। बॉन्ड इज हाईली पोलर। हाईली पोलर होने का मतलब है ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा अपनी तरफ, खींचेगा, बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। और यहां क्या होगा, यहां इस O को इधर से एरो ऐसे बनाए, इस O को इधर से मिल रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये उतना पोलर नहीं होगा। पोलर माने उतना अपनी तरफ पार्शियल नेगेटिव लेके और इसको पार्शियल पॉजिटिव लेके खींचेगा ही नहीं। तो जहां मैंने डेस्परेट वर्ड बोला है, वहां आपको क्या वर्ड लाना चाहिए, मोर पोलर, लेस पोलर। मे बी आपका डेस्परेट वर्ड एक्सेप्ट हो जाए, बट आई कैन नॉट गारंटी इट। जो किताबी भाषा है उसमें इसको पोलैरिटी पे रखा है। करिए इसको नोट, इफ समबडी वांट्स, मैं इस बात क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, अगर किसी को लगता है कि करना है नोट तो। बाकी एसिडिक कैरेक्टर में कोई एक्स्ट्रा एज होगी तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी, लेकिन अभी बेसिक एनसीईआरटी के इरादे से ही लगी है आज की क्लास, तो उसमें जितना है वो जरूर आपसे लूंगी। आ गया सबके पास, ये हो जाएगा। चलिए मैं एक दो केसेस पूछूं तो आप मेरे को हेल्प कर पाना, अगर हो सके तो बताना जरा मेरे को। ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, सॉरी मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड और मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड, कौन सा ज्यादा एसिडिक? क्यों नाइट्रो, क्यों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ड्यू टू, यार पूरा बोलो ना, मतलब जब आप ऐसे जवाब पे कूदोगे, मैं तो किसी एक दो को इन्वॉल्व कर रही हूँ जो भूल रहे हो चीजों को, क्योंकि माइनस आ रहे। मेटा पे माइनस आर नहीं लगता, मुझे सिर्फ वहीं पकड़ना था, पकड़ नहीं पाई ठीक से। मेटा पे और खींचना था, और थोड़ा सा मेरे को मौका चाहिए था आप लोगों को अच्छे से जरा ठीक करने का इस मामले में। सो जो मैंने आपसे पूछा, पहले मैं वो बना दूं जस्ट आपको थोड़ा सा चेक करने के लिए। मैंने आपसे ये पूछा अभी, बेंजोइक एसिड के मेटा पे नाइट्रो, मुझे पता है आप सही आंसर दे देंगे, मेरे को सही आंसर की दिक्कत नहीं हो रही है, मेरे को किस रूट से आ रहे हो उससे दिक्कत हो रही है। आर इफेक्ट लगता ही नहीं मेटा पे, भूल जाओ, साइड में रखो, इंडक्टिव लगाओ। इंडक्टिव में ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, ये भी खींचने वाला। अब आपको इंडक्टिव इफेक्ट के ट्रेंड में जाना पड़ेगा। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि क्लोरीन? फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज देख लेना, ठीक है। नाइट्रोजन ज्यादा है कि क्लोरीन, उस हिसाब से आंसर करना। अभी तो रुको तुम, अभी मैं एक ऑक्सीजन भी उठा लाऊंगी तो तुम्हें पता चलेगा ऑक्सीजन और क्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सेम है 3.5, बट मैं उसको ना अपने आखिरी क्लास के लिए रखना चाह रही हूँ। आई वांट सिंपली कि आप थोड़ा सा दिमाग खोल के जब आएंगे तो मैं इसकी एक्स्ट्रा एज कंपटीशन वाले क्वेश्चन लूंगी। अभी मेरे को थोड़ा सा एनसीईआरटी को कवर करना है, तो ये दिस इज व्हाट, ये जो लिखा है ना, इस चैप्टर की एनसीईआरटी की सारी कीमत इस एक ट्रेंड की वजह से है। कोई कंपटीशन बुक इस ट्रेंड को नहीं देती। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेंड गिवन इन एनसीईआरटी, बट मैं वहां पहुंचूं उससे पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर में कौन आगे होता है। अभी आपने यही पूछा मेरे से Cl और NO2 के बारे में, किसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा होता है? बिल्कुल सही, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन से, लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं, नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है? ये भी बैठा है बच्चा, ये भी उसके अंदर आके कंट्रीब्यूट कर रहा है खींचने में। So that is why I wanted you people to realize the value of learning. आप सोचने लगे चांस पूरा है गलत पे जाओगे, और अगर लर्न हो ये चीजें आपसे गलती नहीं होगी। लर्निंग के बेसिस पे देख लीजिए, हम शायद Cl पे जाते, शायद गए आप नाइट्रोजन पे ही थे, लेकिन थोड़ा सा इंसिगेट किया तब क्लोरीन की तरफ जा सकते थे। मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दे देती 3.5 और 3 है नाइट्रोजन की, आप Cl पे जाते।
तो जो जो वैल्यू लर्न करने की है ना, वो वैल्यू उस वक्त निकालने की नहीं है. दैट इज द थिंग विच यू पीपल विल अंडरस्टैंड जब पीसीएम टेस्ट होंगे आपके. हमारी कोशिश क्या होगी, 35 से 40 मिनट में केमिस्ट्री करके निकलो, फिजिक्स और मैथ्स में शिफ्ट हो. सेम फॉर बायोलॉजी, कि 40 मिनट के अंदर अंदर केमिस्ट्री करके निकलो और अपनी बॉटनी जुओलॉजी, जिसमें आपको फुल मार्क्स लेने ही लेने कंपल्शन है क्योंकि फिजिक्स में कटने हैं, तो वहां घुसो. सो जो जेई वाले बच्चे लास्ट ईयर भी हम जब पीसीएम 8 या 10 लेते थे, 25 मिनट में केमिस्ट्री करके फिजिक्स मैथ्स में होते थे. शुरुआत 1 घंटे से होती, अभी तो तुम लोग 1.25 कर देते हो. तो जब टेस्ट हो ना, टेस्ट जरूर देना कहीं भी हो. मैं अपनी बात नहीं कर रही, कहीं भी हो पीसीएम टेस्ट, और उसमें एक ही तैयारी रखो. फुल सिलेबस में ही हो सकता है ये, खाली फिजिकल केमिस्ट्री का है तो तुम नहीं कर सकते 20 मिनट में, इस भूल में मत रहना. लेकिन जब फुल सिलेबस होंगे, केमिस्ट्री शुड बी क्लोज्ड ऑन वेरी फर्स्ट टेस्ट 40 मिनट्स. और जब आप 15-20 टेस्ट दे लेंगे, कुछ हमारे कुछ घर पे कोई ना कोई ऐप आपको हम जरूर देंगे, जिसमें आपको जो गवर्नमेंट की है एनटीए की ऐप, वो हम सब आपको कहेंगे डाउनलोड करो. उसमें 65 टेस्ट चैप्टर वाइज और फुल सिलेबस सारे होते हैं, नीट के और इसके जेई के. तो जब आप घर पे भी करेंगे, यहां भी करेंगे, आपको लगेगा यस 30 मिनट में जितनी आती थी उतनी केमिस्ट्री करके मैं आगे जा सकती हूँ. तो ये चीजें जब लर्न होंगी ना, तब वो 25, 30, 40 मिनट का टारगेट होगा. नहीं, 1.25 घंटा भी मेरे लिए कम पड़ता है. तो लर्निंग की वैल्यू है, राइट इट. ये एनसीईआरटी में नहीं दिया ईडब्ल्यूजी का ट्रेंड, नीचे वाला ट्रेंड दिया है, जिसका आगे स्पेशली मैंने लिखा है. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का ट्रेंड आपके पास नहीं है, तो आप इस चैप्टर के एसिडिक स्ट्रेंथ वाले में तो डूबोगे. तो लिख लीजिए, फिनाइल सबसे पीछे है और CF3 NO2 से भी आगे है. C ट्रिपल बॉन्ड N, मैंने सारे, लेकिन वो ले लिए जो आपके लिए इजी हो ध्यान रखने. ये ट्रेंड नीचे वाला मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखता है, कुछ जो मुझे हर साल बच्चों को और अपनी फैकल्टीज को हर साल याद दिलाना पड़ता है. भूलो मत इसको, बहुत से डाउट सेशन में फंसेंगे आप लोग. इसको एक बार देखना, ये पूरा का पूरा मैंने बिना छेड़े एनसीईआरटी है. ऑब्जर्व करो, इसमें सिंपल एसिड्स कहां हैं, नीचे सबसे कम एसिडिक, और उसमें भी कार्बन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ होती जा रही है. ऑब्जर्व तुमने करना है. इथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक पूरा बनाने की जरूरत नहीं है. तो पहली चीज तो मुझे पता चल गई, एलिफेटिक एसिड्स आर वीकेस्ट, रख दिया. उसके बाद अगर ऑब्जर्व, इलेक्ट्रॉन ग्रुप आ गया, सब विड्रॉइंग वाले लिखे होंगे मैंने. इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, इसीलिए ज्यादा हुए. इससे आगे आओ, ये तो सिंपल था, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया Cl. अभी इस फॉर्मिक को छोड़ दीजिए, ये तो वैसे ही रेड लाइन. इसमें क्या हुआ, इसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बट ये दूसरे नंबर पे था, और हमें पता है तीसरे के बाद तो इंडक्टिव इफेक्ट खत्म ही हो जाता है. ये इंडक्टिव इफेक्ट जस्ट सेकंड कार्बन पे था, तो ये रहा. ये क्यों ज्यादा एसिडिक होगा, ट्रेंड ऊपर लिखा हुआ है. ये और ज्यादा, ये और ज्यादा, ये और ज्यादा. ये एनसीईआरटी से उठाया है मैंने, पूरी 11th-12th निकल गई. आखिरी चैप्टर में पता एनसीईआरटी बता रही है CF3 ड्राइंग की कैटेगरी में मेटा डायरेक्टिंग. इतने सारे चैप्टर चीज को छोड़ के नहीं आ सकती थी, इसलिए आपको पहले से. अब अगर आप देखें, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसमें सबसे ज्यादा विड्रॉइंग है, तो पहले ही मैंने आपको विड्रॉइंग की लिस्ट लिखवा दी कि आपको दूसरी बार देखने को मिले, चीज याद हो जाए. सिर्फ इसमें एक खराब कर रही है मेरे को चीज, HCOOH फॉर्मिक एसिड, मे बी ड्यू टू इट्स इंस्टेबिलिटी. ये बहुत जल्दी प्रोटॉन रिलीज करता है, बट इसकी लोकेशन इन सबसे पी और इन सबसे आगे, ये आपको याद करना पड़ेगा. इसका कोई एक्सप्लेनेशन हर जगह देखोगे अलग अलग है, पता नहीं कौन सा सही है ही नहीं ढंग का कोई. फॉर्मिक एसिड सिंपल सारे एसिड से ज्यादा है, लेकिन अगर दूसरे ही कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उनसे कम है. ये आपको लर्न करना होगा. नोट करिए, एक क्वेश्चन और करा के क्लास क्लोज करती हूं आज की. आगे देख, चेक क्या ये सही है, ऐसे जस्ट मैंने लिख दिया. ये एनसीईआरटी में बोर्ड्स में ये क्वेश्चन बहुत है, बैक एक्सरसाइज में देखेंगे कई पूछ रखे हैं, दिस हैज हायर के देन दिस. ये सही है,
ऊपर के ट्रेंड से ही उठाया, कोई बड़ी डील नहीं है, पता नहीं क्यों लिख रखा है। जिसको ऊपर की बात समझ आ गई वो, ये तो क्वेश्चन बनता भी नहीं है उसके लिए। तो चेक इफ आई एम रॉन्ग। कुछ कुछ ऐसा पूछ चुकी हूँ, बट ठीक है। यहाँ मैंने रेजोनेंस का तुमको मौका ही नहीं दिया, क्योंकि रेजोनेंस तो तुम कर लेते हो। यहाँ मैंने कोशिश की है इंडक्टिव पे लाने की। तो मैंने पैरा पे दिया है, मेटा पे देना चाहिए था, ज्यादा इजी हो गया। चलो, पैरा पे तो तुम कर ही लोगे, मतलब फिर तो कुछ बचा ही नहीं। फिर तो आएगा तो सेम ही, मुझे पता है। बट मेरे को थोड़ा सा आज कोशिश थी कि रेजोनेंस, क्योंकि अब बहुत हो गया हमारे पास रेजोनेंस, रेजोनेंस तुम लोग कर लेते हो। तो इरादा था नहीं, बट बाई चांस लगा, मैंने पैरा पे ही दिया। एनीवन, कोई दिक्कत इसमें कि क्यों मैंने इसमें थर्ड वाले को ज्यादा एसिडिक रखा है। रीजन भी लिखा है, बिकॉज ऑफ माइनस आर, और हेयर बिकॉज ऑफ प्लस आर। वो उस बॉन्ड को लेस पोलर कर रहा है, लेस डेस्परेट कर रहा है। ठीक है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ हुई। फर्स्ट और सेकंड बताओ। रेजोनेंस कौन सा? प्लस आर। प्लस आर का मतलब क्या है? ये पहुंचा रहा है इसको, तो ओ को कहीं और से मिल गया तो वो एच को रोक लेगा, भेजेगा नहीं। ठीक है,